Okay, so good morning, everyone, and welcome to this session. So this is the first such session in this CAT season. Okay, so हम लोग as we go along ये एक regular feature रखेंगे. जैसे जैसे mocks होते जाएंगे, not just for time but even for the other institutes. So उनका थोड़ा review करते चलेंगे, and we'll see how to address these kind of tests. What is the best way to handle these? देखिए इसमें ऐसा नहीं है अभी. अब जैसे ये वाला टेस्ट है, इसमें कुछ लोगों के मैंने जो एक पोल भी किया था, उसमें आई आस्क्ड कि कितने कितने आपका स्कोर है. 20 से कम है, 20 से 30 है, 30 से 40 है. सो नाउ दिस इज नॉट टू काइंड ऑफ गिव यू एनी काइंड ऑफ लेट्स से इवैल्यूएशन. तो इसमें कोई इवैल्यूएशन नहीं है. हमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि हमारा एक कंसिस्टेंसी धीरे धीरे डेवलप. ओके, पेपर का लेवल ऊपर नीचे होता रहेगा कि किसी मॉक में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, किसी में कुछ थोड़ा सा इजी हो जाएगा, लेकिन एक कंसिस्टेंसी हमें और एक मेथड और एक प्रोसीजर हमें रखना चाहिए, एक सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा जिससे कि हम इस तरीके टैस्ट को बेस्ट हैंडल कर सकते हैं. तो नाउ इफ आई लुक एट दिस पर्टिकुलर टेस्ट, तो आई वुड से आई वुड कॉल इट मॉडरेट. आई विल नॉट कॉल इट easy. I would not call it very easy or easy. I would call it moderate because of a couple of reasons. One is कि ये एकदम शुरू में है, तो शुरू में है तो अभी टेस्ट की लोगों को इतनी ज्यादा आदत होती नहीं. दूसरा ये कि इसमें couple of passages were easy. तो जैसे अगर मैं इसमें बात करूँ आपको, तो फर्स्ट और सेकंड पैसेज वर रिलेटिवली इजी है. ओके, ज्यादा मुश्किल नहीं थे, क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं थे. थर्ड became a little difficult, but it had a little one or two direct questions. Fourth was quite tough. Okay, fourth को समझने में थोड़ा challenge है. So I would say that it was a difficult passage. And then when we look at the VA questions also, so one or two questions were a little difficult. So moderate बोलूँगा overall. आप लोगों का क्या view? Let me hear from you. What do you think about this test? Anyone? सर अगर स्पेसिफिकली आरसीएस का देखें तो मतलब कंप्लीटली अग्री जो आपने बताया था. और आरसी 3 के यही था कि पैसेज टफ था और क्वेश्चंस आसान थे. Right, correct, absolutely correct. So let me do one thing. Let me start with okay, it was a bit easy. Last two passages were challenging. Yes, last two passages were a bit challenging. But again, hacker वाले में अगर आप देखेंगे तो थोड़े से direct questions थे, इसलिए वो that was okay. But yes, fourth passage was really challenging. So let's now try to understand, take it one by one. तो पहले what do you want me to handle first? The VA part or Sir, the CP? Sir, I just want to know one thing. Like during the exam, so you just told us the first two were a bit on the easier side. So priority wise, आप मतलब सर किस पैसे से start करना चाहिए? Like what should be our priority 1, then priority 2, priority and last में कौन सा पैसेज पिक करना चाहिए इन चारों में से? Very good question. देखो कुछ लोग, अब इसमें क्या है ना, अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज हैं. आप जैसे ऐसे चलते जाओगे आगे आगे अलग अलग चीजें आपके सामने आती जाएगी. कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा. कोई बोलेगा कि फिलोसफी का पैसेज होगा तो उसको बाद में करना, वो डिफिकल्ट होता है. कोई बोलेगा साइंस का पैसेज, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. कोई बोलेगा हिस्ट्री वाला ऐसा है. तो सी माय पर्सपेक्टिव, ये सब फालतू की बात है. पैसेज वो सही इजी है जो आपको समझ में आ जाए, और वो डिफिकल्ट है वो चाहे आपके स्वीट स्पॉट से क्यों ना हो. सपोज आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से भी होगा, लेकिन वो भी बहुत डिफिकल्ट हो सकता है. तो पैसेज वही सही है जो आपको समझ में आ जाए. तो व्हाट आई सजेस्ट इज यू स्टार्ट रीडिंग. ओके, रीड अ कपल ऑफ सेंटेंसेस राइट फ्रॉम द फर्स्ट पैसेज इटसेल्फ. ओके, अब सबसे पहले आप देखिए कि ओके 3-4 सेंटेंसेस आपने पढ़े, आपको कैसा लग रहा है, किस एरिया से आपको 3-4-5 सेंटेंसेस पढ़ के समझ में आ गया. जैसे मैं अभी when I come to the RC section here, then I'll explain to you कि मैं इसको किस तरीके से हैंडल करता हूँ. Okay, so then you will get a better idea. So let's first address VA. Let's get VA out of our way, and then we will move on to the RCs. तो VA में देखो अब क्या है कि इस बार जैसा कि मैंने आपको बताया था कि CAT 22 में एक उन्होंने सरप्राइज टाइप का क्वेश्चन डाल दिया जो कि पहले नहीं देखा गया है कि इस फॉर्म में. तो वो ये था that there was a paragraph given, और उसमें बीच में कहीं से एक सेंटेंस हटा दिया गया और उसको उन्होंने अलग कर दिया और कहा कि ये कहाँ पे फिट हो. ओके, तो इसको करने के लिए आपको इसमें कनेक्शंस देखने हैं कि ये ओके, इफ एट ऑल दिस सेंटेंस कैन बी लिंक्ड टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेंटेंस इन द पैसेज, देन योर जॉब बिकम इजियर. अगर आपको एक लिंक मिल जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम देखें इस वाले में, इसमें लिखा है ओनली बाय मेकिंग सर्टेन अप्रोक्सीमेशंस कैन सॉल्यूशंस बी फाउंड.
और अगर हम यहाँ देखें, एंड वन सच अप्रोक्सीमेशन, ओके, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी क्लियर क्लू, और दिस मेक्स दिस क्वेश्चन वेरी इजी। यहाँ पे लिखा हुआ है वन सच अप्रोक्सीमेशन लेड आइंस्टाइन टू एन ऑड प्रेडिक्शन, एंड यहाँ लिखा है ओनली बाय मेकिंग सर्टेन अप्रोक्सीमेशंस कैन सॉल्यूशन बी फाउंड। सो दिस वेरी वेल फिट्स इन बी। सो दिस इज एन इजी क्वेश्चन। अब बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी का गलत हुआ या किसी को कोई प्रॉब्लम लगी? Yes, so I agree with Saptarishi had a question, had a point that yes, you are right, that this was pretty easy, whereas CAT के कुछ slot 2 में और even slot 1 में भी एक आध क्वेश्चन ऐसा था जिसमें डायरेक्ट लिंक नहीं थी, वो डिफिकल्ट होते हैं, okay, even slot 3 में भी था एक। बट अगर ऐसा मिल जाए तो then this is like a full toss, you should say thanks and hit it out of the boundary for 6, right? So only by making certain approximations and one such approximation. So this was easy question. I hope आप लोगों का ये करेक्ट हुआ, ये सही होना चाहिए, ओके? ये ऐसे फुल टॉस और लॉलीपॉप को हमें मिस नहीं करना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मेरे हिसाब से इसके तीनों जो समरी के क्वेश्चंस थे वो रिलेटिवली इजियर टू हैंडल थे, कोई बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं था। लेट मी लुक एट दिस वन। The past is already in debt to mismanaged present, and besides, contrary to what you may have heard or learned, the past is not done and it is not over, still in process. Which is another way of saying that when it is critiqued, analyzed, it yields new information about itself. So past को बता रहा है कि past जो है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जनरली हम सोचते हैं past खत्म हो चुका है, लेकिन past अभी प्रोसेस में है, क्योंकि जैसे ही हम पीछे की कुछ भी चीजों को एनालाइज करते हैं, क्रिटिक करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो उससे हमें नई इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, दैट मींस पास्ट इज नॉट स्टैग्नेंट, ओके, इट इज स्टिल देयर एंड इन प्रोसेस। Past is already changing as it is being re-examined, as it is being listened to for deeper resonances. Actually, it can be more liberating than any imagined future if you are willing to identify its evasions, distortions, lies, and are willing to unleash its secrets. So यहाँ पे ये बताया गया कि past की कितनी importance है and why it can be more liberating than any imagined future. Okay, it can be more liberating means it can give you many more insights. It can make you more free. Okay. जैसे ही आप उसके इवेजन्स मींस कई चीजें क्या होता है, हम पास्ट में अपने को हम उस तरीके से सुनते नहीं। ओके, वी रिफ्यूज टू लिसन टू द मैसेजेस फ्रॉम द पास्ट। लेकिन अगर हम उन सब चीजों को सुनने की इच्छा रखें तो वी कैन अनलीश क्वाइट a lot of secrets, okay, and it can be more liberating. So this is about past. Now let's look at the options. Our present and future are hostages to our past. Hostage क्या होता है? Hostage मतलब होता है बंदी। तो क्या यहाँ पे कहीं पे ऐसा बोला गया है कि हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर बंदी है हमारे पास्ट का, दैट मींस उसके कब्जे में है और जब तक वो छोड़ेगा नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है। ओके, ये जरूर ठीक बोल रहा है, विच इज अ लॉट टू ऑफर फॉर दोज हु आर विलिंग टू एनालाइज, दिस इज फाइन, दिस पार्ट ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन इज ओके, बट ये जो लिखा हुआ है होस्टेजेस टू आवर पास्ट, दिस इज टोटली रॉन्ग, इसके लिए ये गलत है। अंडरस्टैंडिंग द पास्ट इज अ मोर फ्रूटफुल एक्सरसाइज देन इमेजिनिंग अ फ्यूचर because of all the secret the past carries within itself. This looks okay, that is the more fruitful exercise because it is more liberating than any imagined future. तो ये इसमें कोई ऐसा distortion नहीं दिख रहा है इस particular option, and they have already mentioned that it carries a lot many secrets. So this looks fine. Okay, we can keep it. There is a lot to learn from the past, even though it is distorted by the present and is mostly unclear because of the lies it encompasses. तो देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम द पास्ट, दिस इज ओके, इतना तो सही है ये, लेकिन इट इज डिस्टॉर्टेड बाय द प्रेजेंट। ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है कि उसको प्रेजेंट ने उसको डिस्टॉर्ट कर रखा है और मोस्टली अनक्लियर है पास्ट, ऐसा भी नहीं लिखा। वो तो ये कह रहा है कि उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने अभी तक देखी नहीं है और आप जब देखोगे तो आपको नई नई चीजें पता लगेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज मोस्टली अनक्लियर। तो ये एक डिस्टॉर्शन है बहुत बड़ा, and because of the lies. Sir, what is the meaning of the past is already in debt to the mismanaged present? Past is already in debt to the mismanaged present, मतलब ये है कि जो हमारा अभी प्रेजेंट है, ओके, तो वो जो प्रेजेंट है, ओके, उसका पास्ट एक ऑलरेडी उसको अब यू कैन से डेट क्या होता है, मतलब उसको अगर उसने कुछ उधार दिया हो, मतलब इट ऑलरेडी ओज, इट ओज टू द मिसमैनेज्ड प्रेजेंट, व्हिच मींस दैट past owes something, it has to give something to the mismanaged present. Okay, that means कि हमें पास्ट से बहुत कुछ लेना है। आप अगर आपने किसी को डेट दिया हुआ है, डेट मतलब क्या होता है, उधार दिया हुआ, लोन दिया हुआ, तो आपने किसी को लोन दिया हुआ है तो आप क्या करते हो उससे, वो ले लेते हो चीज,
तो हमारा जो मिसमैनेज प्रेजेंट है उसे अभी बहुत सारी चीजें पास से लेनी है, वो ये कह रहा है। ओके, तो ओके, ये there is a- तो वो there is- जैसे आपने डिस्टॉर्टेड नहीं है, नहीं वो डिस्टॉर्टेड तो नहीं नहीं है जैसे वो। मैंने हाँ, आपको कहा ना, देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम द पास्ट, ये करेक्ट है। डिस्टॉर्टेड नहीं, यू आर राइट, इट इज नॉट डिस्टॉर्टेड, यू आर राइट, इट इज नॉट डिस्टॉर्टेड। ओके, सो दिस इज रॉन्ग। The past has an advantage over future. It can be analyzed for information. Okay, past has an advantage over the future. ठीक है, it can be more liberating. ठीक है, ये बोल रहा है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया बराबर उसमें। It can be analyzed for information. तो ये एक बहुत ही जिसको कहते हैं वेग और बहुत ही इनसफिशिएंट टाइप का एक सेंटेंस है, जिससे कि हम कुछ ज्यादा समझ नहीं सकते, इसलिए इसको आप बाहर कर देते हैं एंड करेक्ट आंसर इज बी। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। Okay, so Saptarshi says even the lies term is very specific. The mention that past carries many evasion, distortion, even lies. Is this thinking also correct? देखो, past carries so many lies. Yes, यहाँ पे ये lies भी गलत है, okay? Because of lies it encompasses, ये भी गलत है। तो कई सारी है। देखो, आपको अगर कोई भी चीज एक पकड़ में आ जाए किसी एक ऑप्शन में जो कि गलत है, तो आप उसको पकड़ के उसको बाहर कर सकते हैं। Okay, so some people might catch this that this is wrong. Some people might say that this particular thing is wrongly represented. So आप दोनों में से जो समझ में आए उससे बाहर कर सकते हैं। All right, let's look at this one. Companies can compete by being first to develop or by allowing industry innovators to bring out new products and then copying successful characteristics. तो ये कह रहा है आप दो तरीके से काम कर सकते हो, या तो आप खुद ही न्यू प्रोडक्ट डिजाइन करो, या फिर आप जो इनोवेटर्स हैं उससे कॉपी करो। और 90s से पेस ऑफ चेंज इतना एक्सेलरेट हो गया कि मैनेजर्स को बहुत केयरफुली ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि टाइमिंग क्या है हमारा नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन। ओके, पता पड़ा आप कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए चले और उसके पहले ही आपके कॉम्पिटिटर ने दूसरा वही प्रोडक्ट डाल दिया, तो अब आपका पूरा एफर्ट वेस्ट हो गया। ओके, लॉट ऑफ रिसोर्सेज गेट वेस्टेड। तो इसलिए मैनेजर्स को बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इन मेनी केसेस फर्स्ट मूवर्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम कैप्चरिंग मार्केट्स अर्ली ऑन। तो फर्स्ट मूवर्स जो होते हैं इन मेनी केसेस, ओके, दे हैव अ बेनिफिट, और बाकी केसेस में जो इमिटेटर्स हैं दे हैव फेयर्ड बेटर। So in a competitive environment, managers must choose between deepening their commitment to innovation or relinquishing their leadership position in favor of a strategy of imitation. तो competitive environment में managers को choose करना है कि क्या हम innovation करें या फिर ठीक है leadership position छोड़ देते हैं, हम imitation करते हैं। okay, अब देखिए चाइना का एग्जाम्पल है आपके सामने। चाइना क्या करता है? चाइना कॉपिंग इनोवेशन को कॉपी करने में मास्टर। ओके, चाइना हैज बिकम सो बिग बाय बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग। ओके, कोई भी अगर टेक्नोलॉजी कहीं पे भी डेवलप होती है वर्ल्ड में, तो उसको चाइनीज दे ब्रिंग होम एंड देन दे रिवर्स इंजीनियर एंड देन दे चर्न आउट देयर वर्जन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स व्हिच आर लेस कॉस्टली एंड देन कैप्चर द ग्लोबल मार्केट। ये उनकी स्ट्रेटजी रही है। ठीक है, तो ये यही कहने की कोशिश कर रहा है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। दोनों ही स्ट्रेटजी चल सकती है, कोई भी स्ट्रेटजी सही या गलत नहीं बता रही। सो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। In a fast-changing competitive scenario, managers must carefully choose between innovation or imitation because success and profitability accompany sometimes one, sometimes the other. This is fine. Okay, ये कह रहा है कि उन्हें दोनों के बीच में चूज करना पड़ेगा केयरफुली, क्योंकि दोनों से ही आपके ऑब्जेक्टिव्स मीट हो सकते हैं। सो इस पूरे पैसेज में इसने कहीं पे भी ये नहीं बताया कि इनोवेशन करने से फायदे हैं या इमिटेट करने से फायदे हैं। दोनों को उसने सेम उसमें रखा है। बट समटाइम मतलब क्यों आएगा इसमें? इन मेनी केसेस तो फर्स्ट, तो इसमें समटाइम्स वन एंड समटाइम्स अदर लिखा है ना। हाँ, तो समटाइम्स मतलब कभी इस चीज से फायदा होता है, कभी इस चीज से फायदा होता है, ये सर लिखा बट हुआ है। जो पैरा में है वो है मोस्ट केसेस में फर्स्ट वाले मोस्ट से मतलब मोस्ट खुद केसेस कहाँ इनोवेट लिखा है? करने एक मिनट, मोस्ट इन कहाँ लिखा है? मेनी केसेस, इन मेनी मेनी और केसेस मोस्ट में क्या फर्क है? ओके, बी वेरी केयरफुल। ओके, मोस्ट एंड मेनी आर टू टोटली डिफरेंट थिंग्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोस्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोस्ट? मोस्ट मीन्स ग्रेटर देन 50%. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेनी? मेनी मीन्स एनीथिंग। सपोज देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. If 10 students arrive, can we say there are many students? बताइए, can we say there are many students? No, sir. Why not? Or can we say there are the most of the students have arrived? No, we can't say that, but we can definitely say that there are many students. Many मतलब बहुत सारे, तो 10 बहुत सारे हो सकते हैं। Okay, okay. So many basically is a very free many. अगर आप अभी हम जब आप लोग डिडक्टिव हम रीजनिंग पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें इनको कहते हैं क्वांटिफायर्स। ओके, जो क्वांटिफायर्स होते हैं तो ऑल, नो, सम और सम नॉट, ये 4 टाइप के क्वांटिफायर्स होते हैं।
तो अगर हम many को देखें तो many is basically like some, and some मतलब क्या होता है? At least one, at least one. It could be all also. Okay, suppose 100 लोग हैं तो 1 से लेके 100 तक को हम सम बोल सकते हैं, लेकिन मोस्ट क्या होता है? मोस्ट मीन्स ग्रेटर देन 50%, मेजॉरिटी. So there is a huge difference. Okay, so don't get confused by many. This many is rightly represented here by sometimes. Okay, sometimes this, sometimes that. So I hope it Okay. is clear. Yes, sir. Okay, let's look at the other options. Innovate and not imitate is the magic word. ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको ये कह दिया कि दोनों बराबर लेवल पे रखे गए, इसलिए this is totally wrong. At times, imitators fare better, but on overall basis, first movers at the upper hand. Again, he has not mentioned that innovators have the upper hand. This is wrong. Imitators can never be market leaders. Hence, managers are always wary of this strategy. ये गलत है. Always wary of this strategy. Okay, कि imitate नहीं करना है, despite evidence to contrary. So this is totally wrong. A becomes the correct. तो बताइए इसमें क्या डाउट था? I thought this was straightforward. सर बस इसमें मतलब इसी केस की वजह से ऑप्शन सी मार्क किया था मैंने. चलो ठीक. I hope now you understand. लेकिन आपने ये कैसे मार्क कर दिया बी? चलो आपको इसमें तो दिक्कत हो गई, लेकिन बी में जब क्लियरली बोल रहे हैं इनोवेट एंड नॉट इमिटेट इज द मैजिक वर्ड, ऐसा तो कहीं भी नहीं बोला उसने इनोवेट ही करना चाहिए. सी मार्क किया था ऑप्शन. तो सी किया था. इमिटेटर्स फेयर बेटर, बट ओवरऑल बेसिस ऐसा भी नहीं लिखा हुआ इसमें कि ओवरऑल कौन सा बेटर. ठीक है, इसलिए नहीं है ये. तो प्लीज बी केयरफुल. हमें अगर एक आध वर्ड कुछ ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना चाहिए. वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग व्हिच हैज नॉट बीन गिवन. ओके, कई बार हम सब ऑप्टिमल ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो नहीं करना. ऑलराइट, लेट्स लुक एट दिस वन. इसमें देखो ओपनिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना तो आसान है. यहाँ पे इससे स्टार्ट नहीं हो सकता, इससे नहीं हो सकता, और इससे नहीं हो सकता. सो ओपनिंग स्टेटमेंट इज 4. आई हैव नोटिस समथिंग अबाउट पीपल हु मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड. ओके, नाउ 4 के बाद में क्या आएगा? ओके, लेट्स इवैल्यूएट. कैन 3 कम आफ्टर 4? नो. Sometimes they even transform cities and nations and yes, the world. See, already अब आप यहाँ बोल रहे हो कि people who make a difference in the world. So then why would you say that sometimes they transform cities, nations, and yes, the world? Well, you already said that people are making difference in the world. So you cannot have 3 after this. Okay, so 3 gets ruled out. Now the only possibility is whether you have 2 after this or you have 1 after this. These are the only 2 possibilities. So let's read both these statements. I've noticed something about people who make a difference in the world. They get excited over one smile. They are willing to feed one stomach, educate one mind, and treat one wound. Okay. They hold the unshakable conviction that individuals are extremely important, that every life matters. तो अब आप देखो कि इन दोनों में से which is a more generic and which is the one that will lead to the next statement. So वो हम देख रहे हैं कि they get excited over one smile, feed one stomach, one mind. ये sentence अगर हम 4 के बाद रखेंगे तो context नहीं मिल रहा है कि ये 1 की क्या बात कर रहा है यार. Why is he bringing 1 1 1 here? Okay, we feel that there will be a logical gap if we put 2 after 4. इसलिए 2 after 4 जो है वो एक नहीं follow. 1 after 4 makes a lot more sense. That these people, they hold the unshakable conviction that individuals are extremely important. Every life matters. That is why they'll get excited over one smile, willing to feed one stomach, because they feel that individuals are extremely important. Educate one mind and treat one. So इसलिए 4 1 के बाद में 2 आएगा. And then sometimes they even transform cities and nations, and yes, the world. This becomes 3 because 1 and 2 are basically a mandatory pair. So 3 cannot come in between 1 and 2. Okay, so 4 1 2 3 becomes your order. Okay, so I hope this is clear. Yes, 1 is more generic and 2 is an elaboration of 1. That's correct. All right, so इसको मैं I would not call it easy. Okay, I would call it moderate, because this could get people into a little bit of a tangle. उसमें हो सकता है कुछ लोगों ने 2 पहले मार्क कर दिया हो, तो because there is no link. Okay, link नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा moderate में बोलूँगा, not easy. Okay, this was a little challenging question. It has to be the C because the C holds you up. But एक clue है, okay, because when I was reading this, तो भी मुझे I was contemplating whether I put it here in 3 because it has to be the C because the C holds you up. It has to be the C because
देयर चॉप्ड अबाउट, ये एक तरह से रीइंफोर्समेंट वाला होता है कि इट हैज टू बी द सी बिकॉज ऑफ दिस, इट हैज टू बी द सी. तो दिस वाज मेकिंग मोर सेंस और लिटिल मोर लॉजिकल टू मी ओवर हियर इन 3. तो मेरा जो इनिशियल जो एक रिस्पॉन्स होता है, रिफ्लेक्स होता है, वो था कि यार 3 में बेटर लग रहा है. बट देन आई वेंट बैक एंड चेक्ड दिस स्टेटमेंट. इट ऑल्सो स्लैप्स यू एंड थ्रोज यू अबाउट अ बिट. तो अब अगर हम यहाँ पे इसको 2 पे नहीं रख रहे हैं, तो इट ऑल्सो स्लैप्स यू. दैट मीन्स कि इसके पहले कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि ये ऑल्सो को जस्टिफाई करे. तो क्या इसके पहले वाले सेंटेंस में ऐसा कुछ है? लेट अस रीड. But so effortful, all of them, so exhausting this battle through the ego, to escape the ego, this pushing of the body to be free of the body, when you really have to do is escape your sad sack of both the flesh, to take your clothes off, walk into the sea and splash. तो it also slaps you का कहीं सेंस नहीं नजर आ रहा, क्योंकि जो it है, ओके, ये किस चीज के लिए है? कि what also slaps you. अगर C के लिए है तो यहाँ पे लास्ट में लिखा होगा चाहिए it does something and it also slaps you. So there was absolutely no connect between this particular sentence, ये वाला sentence है और ये वाला sentence है. इसलिए then I had to remove it from 3, okay, and then I had to put it on that 2. This is the reason why it won't gel here, it will gel here. It has to be the C because the C holds you up, it also slaps you. So here it's very clear that this it then refers to C. C holds you up and it also slaps you and throws you about a bit. So therefore, this second option becomes the correct answer. थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये, नो डाउट, बट इन्होंने एक फॉर्चुनेटली इसमें क्लू दे दिया यहाँ पे ऑल्सो. अगर ये क्लू नहीं होता यहाँ पे तो दिस वुड हैव बीन मोर डिफिकल्ट, और उस केस में इसको छोड़ देना बेटर होता. ओके, समटाइम्स लीविंग अ क्वेश्चन इज आल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अगर हम अभी जैसे जैसे करते चले जाएंगे, आई विल कीप एक्सप्लेनिंग टू यू दैट अगर आपको, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर, जिन्होंने लास्ट ईयर कैट दिया है उन्हें तो बहुत अच्छे से पता है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे करेक्ट कितने स्कोर पे कितना परसेंटाइल बना है. तो आपसे वहां पे ये नहीं एक्सपेक्ट किया जाता कि आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, ओके, या 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो. नॉट एट ऑल, नथिंग लाइक दैट. ओके, जिन लोगों के 30s में आए हैं, अर्ली 30s में, दे वर 95 परसेंटाइल. ओके, 35 के ऊपर आए हैं तो दे वर 97 98 परसेंटाइल, और 40 के आसपास आ गए तो 99 से ऊपर परसेंटाइल निकल गया आपका. ओके, सो देयर इज नो नीड टू kind of attempt to questions unnecessarily. Okay, what matters more is your consistency and accuracy. बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करना कोई समझदारी का खेल नहीं रह गया है कैट. ओके, अनलेस द पेपर इज एक्सट्रीमली सिंपल, और वो आपको दिख ही जाएगा. जैसे जैसे आप करते चले जाओगे आपको समझ में आता चला जाएगा कि यार ये इजी है कि डिफिकल्ट. ओके, और जैसे ही वो आपको समझ में आएगा यार ये तो डिफिकल्ट दिख रहा है ओवरऑल, ओके, तो देन आपको अपना जो एक पेस है, एक टेम्पो है, स्ट्रैटेजी है, वो चेंज करनी पड़ेगी. आप फिक्स्ड माइंडसेट से नहीं जा सकते. सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि वो एक फिक्स माइंडसेट से चले जाते हैं कि हमें इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं. ओके, दैट इज द बिगेस्ट अनडूइंग. ओके, यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल इन दिस काइंड ऑफ अ टेस्ट. कि अगर जैसे ही डिफिकल्ट, जैसे आपने अगर, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल टू दोज हु हैव नॉट अपीयर्ड इन कैट 22, कि जो DILR था इस बार वो इतना खतरनाक था कि आपने अगर उसमें 5 क्वेश्चन भी सही कर दिए, लेट्स से स्लॉट 3 में, उसमें तो आपके उसमें यू हैव सेल्ड थ्रू. ओके, 15 भी अगर आपके मार्क्स आ गए तो यू हैव सेल्ड थ्रू. लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग क्या करते हैं कि यार 5 से क्या होगा, 10 तो कम से कम करना ही चाहिए, उस चक्कर में वो 5 को भी खराब करो. ओके, तो यू हैव टू बी इन दिस एग्जाम वेरी वेरी फ्लेक्सिबल ऑल्सो. डोंट गो विद एनी काइंड ऑफ फिक्स्ड माइंडसेट. ओके, ऑलराइट, सो आई होप दिस क्वेश्चन वाज ओके. लेट मी गो टू द नेक्स्ट वन. ओके, दिस वाज डिफिकल्ट, नो डाउट दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन पैरा जंबल का. बिकॉज एक तो इसमें ये है कि इसमें कोई डायरेक्ट लिंक्स नहीं दिया हुआ है. अब देखिए कि जनरली क्या होता है कि एक सेंटेंस से दूसरे में लीड करते हुए you get a noun pronoun connection, you get a article type of connection, you get a connective, कोई contrasting connective है या कोई similar type of connective है, कुछ chronology मिलेगी आपको, थोड़ी सी हल्की सी chronology इस वाले में मिलेगी आपको, लेकिन अदरवाइज इसमें कनेक्ट्स नहीं है. और दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर, यस, एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है कैट में जिसमें कनेक्ट्स नहीं होते. ओके, तो आपको स्टोरी से समझना है एंड दोज आर डिफिकल्ट. तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं. देखो, ऑन एवरेज आई कैन टेल यू विद ऑल माय एक्सपीरियंस कि डोंट एक्सपेक्ट कि कभी भी आपके 2/3 से ज्यादा आपको पैरा जंबल में हो सकेंगे. मतलब हो गए तो ठीक है, इट इज वन स्ट्रोक ऑफ लक, बट जनरली 2/3 की एक्यूरेसी आएगी चाहे आप कितनी अच्छे हो. So it is not just a student, but I am talking about faculty also, and not just faculty of A institute or B institute. आप देख सकते हैं जो पिछली बार की कैट एनालिसिस के वीडियोस
बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े जो दिग्गज लोग भी होते हैं वो भी दे ऑल्सो कमेंट से कि यार हमारे इसमें तो ये वाला गलत, इतना ही सही है, ये सही, अगर वो ऑनेस्ट है तो। अदरवाइज आई कैन ऑल्सो टेल यू मेरे तो सारे सही है, बट दैट्स द चैलेंज। ओके, सो इसमें देखिए अब इसको कैसे करेंगे, लेट्स ट्राई टू फाइंड सम कनेक्शंस। फ्रॉम नाउ टू द एंड ऑफ कॉन्शियसनेस वी आर स्टक विद द टास्क ऑफ डिफेंडिंग आर्ट। मतलब ये बोल रहा है कि अभी से लेके, अब एक पीरियड आया अभी से लेके एंड ऑफ कॉन्शियसनेस, जब तक ह्यूमन बींग्स हैं, जब तक हम कॉन्शियस हैं, तब तक हमें आर्ट को डिफेंड करना। आर्ट को डिफेंड करने का मतलब क्या है, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ओके, जो कि आप कई बार एनकाउंटर करोगे कहीं ना कहीं किसी पैसेज में, कहीं ना कहीं किसी टाइप के जंगल में, कि लोग पूछते हैं यार आर्ट का क्या मतलब, कि व्हाई इज आर्ट इम्पोर्टेंट। आज दुनिया में बिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन, दे आर फेसिंग हंगर चैलेंजेस, अदर काइंड ऑफ issues, poverty related issues. So what is the point in investing in art? What is the point of all this art? तो और आर्ट क्या है, कि आर्ट जस्टिफिकेशन ऑफ आर्ट, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम अभी हमें यही क्वेश्चन आएगा कि यार आर्ट को डिफेंड करना पड़ेगा। तो अब none of us can ever retrieve that innocence before all theory when art knew no need to justify itself, when one did not ask of a work of art what it said because one knew or thought one knew what it did. तो अब ये बात कर रहा है कब की, ये बात कर रहा है इसके पहले की। ओके, दैट इनोसेंस बिफोर ऑल थ्योरी व्हेन आर्ट न्यू नो नीड टू जस्टिफाई इटसेल्फ। हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब आर्ट को कोई जरूरत नहीं थी जस्टिफाई करने की, कि कोई किसी से ये नहीं पूछता था कि यार ये आर्ट ऑफ वर्क बोल क्या रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है। ओके, क्योंकि लोगों को लगता था हमें पता है कि ये क्या कर रहा है, इसका क्या रूल है। ओके, तो वो पार्ट वो जो था वो पहले था। तो ऑब्वियसली अब थोड़ी सी क्रोनोलॉजी यहाँ पे आ गई कि इस वाले सेंटेंस में हम बोल रहे हैं कि हम अभी से लेके और एंड तक आर्ट को डिफेंड करेंगे। और एक जमाना था जब हम इतने इनोसेंट थे कि हम जानते थे या सोचते थे ऐसा हम जानते हैं कि आर्ट क्या कर रही है, और हम कभी भी उसको क्वेश्चन नहीं करते थे। तो वो जमाना पीछे आएगा। तो ऑब्वियसली नाउ दिस टेल्स अस दैट दिस सेंटेंस हैज टू कम बिफोर, so 2 and 1 okay will become a pair. We can only quarrel with one or another means of defense. Now this clearly comes after 4 because we are saying that what comes after 1 because we are saying that अब हमें टास्क है, हमारा टास्क आर्ट को डिफेंड करना। हम सिर्फ ये सोच सकते हैं या लड़ सकते हैं कि किस तरीके से डिफेंड करें। ओके, वी कैन ओनली क्वारल विद वन और अनदर मीन्स ऑफ डिफेंस। So this comes after that, and then we say indeed we have an obligation to overthrow any means of defending. Now see, this leads to here because there are multiple means of defense. So we have an obligation to overthrow any means of defense and justifying art which becomes particularly obtuse or onerous or insensitive to contemporary needs and practice. तो हम जो अलग अलग means of defense निकाल रहे हैं, suppose we have 3 means of defense, इसमें से ऐसे कुछ means of defense होंगे जो कि काफी onerous means burdensome होंगे, obtuse मीन्स कुछ उल्टे सीधे होंगे, इनसेंसिटिव होंगे। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। ऐसे आर्ट को जो डिफेंड करने के जो मीन्स हैं उन्हें हम उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। ओके, वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू ओवरथ्रो दोस मीन्स। तो ऑब्वियसली दैट विल कम आफ्टर 4। तो इसलिए 2 1 4 3 बिकम्स द ऑर्डर। ओके, सो लिटिल चैलेंजिंग क्वेश्चन बट यस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, सो आई होप you've understood, though you may not have got it correct, and there's nothing to feel bad about it. अगर आपने ये नहीं किया या छोड़ दिया या गलत हो गया, कोई ऐसी बहुत चिंताजनक बात नहीं है। ठीक, सो रिट्रीव का क्या मतलब है? हाँ, रिट्रीव क्या होता है कि किसी चीज को ब्रिंग बैक करना। रिट्रीव इज टू ब्रिंग बैक। ओके, जैसे आप अगर अपना डेटा है आपके किसी हार्ड ड्राइव में कहीं पे अपने फोल्डर में स्टोर कर रखा है, तो यू नीड टू रिट्रीव द डेटा, मींस यू हैव टू कॉल बैक। ओके, उसको आपको लेके आना है। पुरानी चीजों को जब आप लेके आते हो तो उसको रिट्रीव कहते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ, सो ओनरस का मतलब बता दीजिए एक बार। onerous means burdensome or tough or difficult to achieve. Onerous means very burdensome, cumbersome, difficult. ओके, एंड सर इस वाले को ऐसे पैसेज को मतलब ऐसे पैराजंबल को अटेम्प्ट करने का तरीका स्टोरी देख के ही होगा ना? Yes, exactly. और रीडिंग स्किल आपकी जैसे जैसे डेवलप होगी वही होगा। और अगर फिर भी नहीं होता है तो कोई बहुत घबराने की बात नहीं। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके ऊपर डोंट स्पेंड 3। देखो कई बार क्या होता है, हमें लगता है, कई लोगों को लगता है क्योंकि वो गलत लगता है कि यार इसके अंदर तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसको तो करते रहते हैं, ये तो इसमें तो नेगेटिव नहीं होगी तो उसको तो करना जरूरी है, ऐसा सोचते हैं लोग। ठीक है यार, करना जरूरी है, लेकिन करने का एक टाइम होता है ना, रीजनेबल। यू कांट थ्रो 5 minutes ऑफ योर प्रेशियस टाइम ऑन दिस एंड स्टिल गेट इट रॉन्ग। अगर आना होगा तो वो आ जाएगा, क्लिक होना होगा तो वो 1 मिनट 1.5 मिनट में क्लिक हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के एग्जाम में आपको कि नॉट थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड मनी। ये एक फ्रेज है, मतलब कि डोंट थ्रो गुड टाइम आफ्टर बैड टाइम।
दैट मीन्स कि इसमें जो आप टाइम लगा रहे हो वो कहीं और अच्छी जगह लगाओ, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो छोड़ दो, ओके, विदाउट एनी रिग्रेट। थोड़ा रूथलेस होना पड़ेगा इसमें, क्वेश्चन छोड़ने के मामले में रूथलेस होना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको पकड़ के बैठे रहते हैं। इसकी एनालॉजी है स्टॉक मार्केट से, ओके। जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो अगर आप, तो आपको पता होगा कि एक ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है, ओके। स्टॉप लॉस क्या होता है, ट्रेडर बोल रहा हूँ मैं, इन्वेस्टर नहीं बोल रहा हूँ, ओके। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर एंड अ ट्रेडर। अ ट्रेडर डज अ एवरीडे और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, तो उसको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है कि इससे नीचे अगर स्टॉक आया तो उसको बेचना पड़ेगा, ओके। या अगर बेच रहा है तो उसके ऊपर गया तो उसको खरीदना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं करोगे ऐसा तो फिर आप मुश्किल में फंस जाओ। ये कहना आसान होता है, लेकिन आप किसी ट्रेडर से पूछेंगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ही विल टेल यू दैट हाउ डिफिकल्ट इट इज। बट जो सक्सेसफुल होते हैं वो वही होते हैं जो रूथलेसली उस चीज को कर सकते हैं। तो आपको ये रूथलेसली इंप्लीमेंट करना है कि अगर वो चीज समझ नहीं आ रही तो टाइम, वो चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, आई एम नॉट सेइंग दिस इज ओनली फॉर VARC, दिस इज फॉर एनी सेक्शन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। बीथोवन एक बहुत बड़े क्या थे, वेस्टर्न म्यूजिक कंपोजर, ओके। वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के बहुत सारे महान कंपोजर्स हुए हैं, बीथोवन, मोजार्ट, ओके, ब्रेंडनबर्ग, बहुत सारे हैं, मालर, हैंडल, बहुत सारे। तो ये लोग सिम्फनीज, कॉन्सर्टोज, ओके, सोनाटास, ऐसे इनके जो म्यूजिक पीसेज होते हैं उनको ये सब नाम दिए जाते हैं। क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी एक कॉमन थीम होता है कई सारे पैसेजेस का या कई सारी इस टाइप के वर्बल के क्वेश्चंस का। तो बीथोवन बेसिकली जो थे वो एक बहुत बड़े कंपोजर थे, ओके, जर्मन कंपोजर। मोजार्ट ऑस्ट्रियन थे। तो ये कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो अपने म्यूजिक में कई सारी बर्ड्स की ये वॉइस लेके आती, ओके, इनकी सिम्फनी में आती थी। Beethoven may have been such a fan of birdsong that it is thought that he plagiarized a couple of motifs from contemporary. तो ऐसा सोचा जाता है। ये देखो, ये थोड़ा सा हंसी मजाक की बात है। प्लेजराइज मतलब क्या होता है? प्लेजराइज मतलब कॉपी करना, ओके। हमारे यहाँ पे जैसे अनु मलिक, हमारे यहाँ बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो कॉपी कर लेते हैं। तो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि वो इतने फैन थे बर्ड सॉन्ग्स के कि वो कई बार उनकी आवाज कॉपी करते थे एट अ कन्वेंशन। बट बैप्टिस्टा जो है कोई होंगे, हमें नहीं पता कौन, वी डोंट नीड टू ब्रेक आवर हेड। इन्होंने एक टेप प्ले किया जिसमें वेस्टर्न म्यूजिक का बाबा बाम ऐसा करके एक था, हाई पिच वर्जन ऑफ ओपनिंग ऑफ फिफ्थ सिम्फनी। लेकिन ये कहा कि ये नोट्स उस फिफ्थ सिम्फनी के नहीं है, ये एक बर्ड है, वाइट ब्रेस्टेड वुड रेन, ये उसकी आवाज है। तो लोगों को लगा कि अरे ये तो फिफ्थ सिम्फनी की आवाज है, लेकिन उसने कहा ये वो नहीं है। Baptista also played other suspicious phrases which from the lilty opening to the rondo of violin concerto. A birder noted that a European blackbird had come up with the same theme. So what he's trying to tell you is that these guys, or rather Baptista was playing some pieces that actually had जो उनके उसकी जो टोन थी वो बेसिकली बर्ड सॉन्ग्स के ऊपर थी और बर्ड के ऊपर थी, बर्ड की आवाजों के ऊपर थी। Almost 30 years later, another sharp listener reported the same blackbird song. Both he and Baptista noted a generation of blackbirds seem to have preserved that tone, so perhaps dated back to a time when Beethoven himself heard and borrowed it. तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया कि बीथोवन की जो सिम्फनीज होती थी, जो उसके म्यूजिकल पीसेस होते थे, उसके अंदर बर्ड सॉन्ग्स का काफी ज्यादा यूज किया है। ये इस पैसेज का क्रक्स है। तो लेट्स लुक एट कि कहाँ पे ऐसी समझ। What is lilting? लिल्टिंग मतलब ये होता है कि जो आपको मतलब बहुत ही एक मेलोडियस टाइप की टोन, ओके। लिल्टिंग मीन्स कि जो आपको एकदम मंत्रमुग्ध कर दे। Okay. Beethoven has been accused of plagiarizing many tunes from songbirds. Now, is this the crux of this? समरी में हमें जिस तरीके से काम करना चाहिए, जो कि कई लोग जो मेरे साथ पढ़ चुके हैं, मैं बता चुका हूँ आपको ऐसा इमेजिन करना चाहिए कि आप ये पैसेज पढ़ रहे हो, दो लोग बैठे हो, ठीक है, एक आप बैठे हो यहाँ पे और एक दूसरा आदमी कोई आपका दोस्त बैठा हुआ है। आपने ये पैसेज पढ़ लिया, इसने नहीं पढ़ा। अब ये बोल रहा है यार ये पैसेज किसके बारे में, तो आप उसको किस तरीके से कौन सा ऑप्शन बताओगे जिससे कि उसको वही आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये किसके बारे में। दैट मींस ही शुड गेट द सेम आइडिया दैट यू हैव गॉट बट विदाउट रीडिंग। तो ये अगर आप उसको बोलोगे यार बीथोवन को एक्यूज किया गया कि इसने बहुत सारे सॉन्ग वर्ड्स चुराई हैं ट्यून, तो क्या ये मतलब इस सेंस में है क्या? ये तो एक नेगेटिव, दिस इज इन अ वेरी नेगेटिव टोन, ओके। टोन भी सही होनी चाहिए, दिस इज अ नेगेटिव टोन। उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि वो इल्जाम जैसा नहीं लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीथोवन ने मैटर ऑफ फैक्टली बता रहे हैं कि अपने जो सिम्फनीज और म्यूजिकल पीसेस में ऐसी वॉइसेस और ऐसे साउंड्स उसने यूज किए, तो इसलिए ये गलत है। Song of Songbird and music created by Beethoven sound astonishingly similar and represent one of the many convergences Baptista found between music and bird songs.
फर्स्ट ऑफ ऑल वन ऑफ द मेनी कन्वर्जेंसेस, ऐसा कहीं पे भी नहीं, ठीक है। दूसरा, साउंड ऑफ सॉन्ग एंड म्यूजिक क्रिएटेड बाय बीथोवन, साउंड म्यूजिक क्रिएटेड बाय बीथोवन मींस ऑल द म्यूजिक। ऐसा नहीं बोल रहा है वो कि उसने जितना भी म्यूजिक क्रिएट किया वो सॉन्ग ऑफ सॉन्ग बर्ड के ऊपर ही है। तो ये बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहा है इसको, ठीक है, तो ये भी गलत है। जस्ट एज शेक्सपियर बोरोड फ्रॉम, ये शेक्सपियर कहाँ से आ गया यहाँ, इसमें कहीं शेक्सपियर का नाम भी दिया गया है क्या? तो पैसेज में अगर किसी चीज का कोई नाम भी नहीं मेंशन है तो आप उसको कैसे ले सकते हो? तो वो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो। Beethoven, a composer, may have been inspired by bird songs as observed by Batista and others. Yes. So this gives it in the right tone, in the right context, and that is why this is the correct answer. Okay, I hope this is clear. Yes, sir. Light-hearted tone था, yes, हाँ, okay. So question is इसमें थोड़ा confusion है. Yes, I agree with you that confusion हो सकता है. इसमें आप हो सकता है 1 मार्क कर दो, है ना? You might mark 1 because देखो 2 में तो बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन है, रिप्रेजेंट वन ऑफ द मेनी कन्वर्जेंसेस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग बर्ड और इसके म्यूजिक की कन्वर्जेंस की बात की गई है। वन ऑफ द मेनी कन्वर्जेंसेस ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो therefore this was anyway totally wrong. Now यहाँ पे शेक्सपियर के कारण नहीं गलत। 1, yes, you could have been confused, but 1 की टोन नेगेटिव। ओके, यहाँ पे आप देखिए थोड़ी सी प्लेफुल टाइप की टोन है। Beethoven in fact may have been such a fan of bird song that it is thought that he plagiarized a couple of motifs from contemporary feathered composers at a convention displayed. So this is not about trying to accuse him of plagiarizing or trying to tell that his music is not up to the mark. ये क्या है कि मतलब आप उसके पूरे म्यूजिक के ऊपर एक थोड़ा सा सवाल या निशान खड़ा कर रहे हो, मतलब you are painting his whole music in a little bit of a negative light, okay, which is not the purpose of the passage. Purpose of the passage is to draw some similarities जो कि उसने अपने म्यूजिक में इन्होंने ऑब्जर्व किए, बैप्टिस्टा और कुछ अदर लोगों ने सॉन्ग जो बर्ड्स की जो साउंड्स होती हैं उसके और इसके म्यूजिक में किए, एंड देन दे आर ट्राइंग टू से कि यार ही मे हैव बीन इंस्पायर्ड। ओके, डेफिनेटली वो इंस्पायर, तो इंस्पिरेशन लेना किसी चीज गलत नहीं। ओके, इंस्पिरेशन, टेकिंग इंस्पिरेशन इज नॉट द सेम एज प्लेजराइजिंग। ओके, देयरफॉर किस तरीके से आप टोन को समझने के लिए थोड़ा सा हमें उसके डेप्थ में घुसना पड़ता है। ओके, सर, यस सर मोटिव का मतलब क्या होता है? मोटिव मतलब पैटर्न। ओके, पैटर्न कोई भी एक रिपीटेटिव पैटर्न अगर होता है, जैसे कि अगर आप मोटिव कैन बी इन एनी पीस ऑफ आर्ट आल्सो। ओके, इन एनी अगर ड्राइंग्स बनती हैं जैसे कुछ भी है, तो मोटिव मतलब कि एक तरह का पैटर्न होता है, डिजाइन। तो उसमें भी जैसे म्यूजिक में भी अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। ओके, स्केल्स होती हैं, ठीक है, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। So that refers to that. Okay. All right. This is an easy question. Okay. At least एक हमें easy पहला नंबर मिला. Do you agree or not? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ये सबका सही हुआ है? Yes, हाँ sir. सर। Okay. इसमें देखिए सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड chronology लग गई है यहाँ पे कि printing has come a long way since Johannes Gutenberg perfected the commercial use. ठीक है, फिर उसके बाद में 1910 की बात हुई है, 1439, फिर 1796 और 1910 की बात हुई है, फिर 1970 की बात हुई है, और 3D प्रिंटर्स तो अभी आए हैं 21st सेंचुरी। सो वेरी क्लियरली 3, 2, 1, 4। ठीक है, तो आई होप दिस वाज ओके। ऑलराइट, सो VA, ओके, माय टेक ऑन VA इज ऑलवेज दैट ट्राई टू, जब भी आप कोई टेस्ट दो, ट्राई टू सी दैट यू गेट 4 to 5 करेक्ट। ओके, मतलब 5 is a good thing, 4 is okay, 5 अगर आपके 3 अगर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस में हो आप, you need to cover it up by way of much better performance in RCs. okay, तो अब देखो इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये भी आता है, लोग जो पूछेंगे आगे जाते हुए या पूछते हैं कि इसमें ये पहले करना चाहिए कि RC पहले करना चाहिए। ओके, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा जो सजेशन रहता है, इसमें भी देखो कोई सही और गलत कुछ नहीं होता। कुछ लोग RC पहले कर देते हैं, कुछ लोग VA पहले कर लेते हैं, कुछ लोग मिक्स करके करते हैं। Whatever works for you. Okay, what works for me, I can tell you, is doing VA first works for me. Okay, getting VA out of this thing, the way works for me very well. And then अब उसमें कितना टाइम देना, कितना टाइम नहीं देना, अभी थोड़ा सा क्या है, थोड़ा प्री मैच्योर, तो ज्यादा मेरे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा अभी उसके बारे में बॉदर करने की जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से एट दिस स्टेज अगर आप 15 मिनट VA को देते हैं, 15 से 16 मिनट एट दिस स्टेज, दिस यू हैव टू स्क्वीज एज वी गो अलोंग, बट करंटली 15 से 25 मिनट आप अगर RC को देते हो, दैट्स फाइन फॉर द बिगिनिंग।
ओके, मतलब आपको 2 आरसी तो करनी है अभी। देखो 2 आरसी तो करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और कम से कम 7-8 6-7 क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे, 6-7 क्वेश्चन बीए के करने हैं। तो आपके अगर इसमें से 6 क्वेश्चन सही हुए और 5-6 क्वेश्चन इसमें सही हुए तो 11 तो आप यू आर इन द जोन, यू आर इन द जोन। तो इतना तो हमें करना है, लेकिन बहुत एम्बिशियस भी नहीं होना है। सी आई एम नॉट सजेस्टिंग, जो लोग अच्छे हैं उनके लिए तो कोई लिमिट नहीं है, ओके यू कैन डू 4 आल्सो, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम दैट, बट इन जनरल आई एम सेइंग कंसिस्टेंसी अगर हमें रखनी है तो हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन अभी शुरू शुरू में नहीं डालना है, लेकिन एक्यूरेसी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ऑलराइट, let's take the passages. So this, I yes, just, sir, I just want to ask one thing in VA. So basically, para completion में we don't need to read the entire para, right? मतलब वो connectives देख के वहाँ पे time save करना होता है। मतलब जैसे direct connective मिल गया तो उसमें डाला और then we'll move on to the next one. नहीं देखो, पैरा कंप्लीशन वाला जो क्वेश्चन ना, उस क्वेश्चन में आपको सेंटेंस में जो भी सेंटेंसेस है उसमें कनेक्टिव ढूंढने हैं कि वो क्या वो पिछले वाले से मैच हो रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं तो क्या ये बीच में फिट होके उस गैप को पूरा कर देगा, उस तरीके से देखना है। यू डोंट हैव टू फर्स्ट रीड द एंटायर थिंग देन ट्राई टू फिगर आउट। आपको साथ साथ दोनों को लेके चलना पड़ेगा। आपको वो जो सेंटेंस अलग करके दिया हुआ है वहां पे उसमें उसको देखना पड़ेगा, उसमें कोई कनेक्टिव है क्या, उसमें कोई फ्लूज है क्या जिससे कि दूसरा सेंटेंस कौन सा लिंक होता है, ऐसे चलना पड़ेगा। थोड़ा सा भी ज्यादा टाइम लगेगा उसमें, बट ठीक है। Okay, sir. ऑलराइट, लेट्स टेक द पैसेजेस। तो ये वाइकिंग वाला है, ओके। तो आई थिंक दिस वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट पैसेज। ये किया सब लोगों ने? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वाइकिंग्स की आप हिस्ट्री पढ़िए। देखो अगर आपको अपना यू नो व्हेन यू वांट टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ योर पैसेजेस और एनी काइंड ऑफ रीडिंग, देन व्हाट यू शुड डू, मैं आपकी जगह हूँ, मैं क्या करूँ कि जब ये पैसेज ऐसे कर लूँ, ये एमकैट कर लूँ, उसके बाद में मैं ऐसे ही जब मैं अपनी रीडिंग का टाइम लेके आया तो मैं वाइकिंग के ऊपर सर्च करूँ, अरे वाइकिंग कौन है, ओके। तो आपको वाइकिंग की हिस्ट्री बता दी जाएगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, क्योंकि वो ग्लोबल जो अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री देखें तो उसमें आपको क्या है कि एक पर्टिकुलर मतलब टाइम जैसे है ना कि डार्क एजेस है, मिडीवल एजेस हैं, उसके बाद में रेनासा पीरियड आया, उसके बाद में फिर इंपीरियलिज्म कोलोनियलिज्म आया, ठीक है, उसके बाद में फिर खत्म हुआ वो, कि तो ऑल दोस यू शुड हैव अ वेरी क्लियर व्यू ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ओके। तो उसमें एक वाइकिंग्स वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। वाइकिंग जो है वो 8th 9th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। तो वाइकिंग्स जो है वो स्कैंडिनेवियन को बिलोंग करते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी होती है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ओके, जो यूरोप के नॉर्दर्न पार्ट में, वहां से ये लोग आए, ओके। और इन लोगों को माना जाता था कि ये वॉरियर्स बहुत फियरसम वॉरियर्स हैं, और ये आके तहस नहस मचा देते थे, लूट खसोट करते थे, ब्लड शेड फैलाते थे। और कहाँ कहाँ पहुंच गए देखिए, ये स्कैंडिनेविया से निकल के ये साउथ में स्पेन पहुंच गए, रशिया पहुंच गए, थ्रू आउट यूरोप। इनके नाम से ही लोग घबराते थे, अरे जैसे हमारे यहाँ है ना गब्बर आ जाएगा, तो गाँव का बच्चा बच्चा जो है वो, और उसकी माँ डराती थी उसको कि सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो वैसे यूरोप में वो डराते थे कि सो जा बेटा नहीं तो वाइकिंग्स आ जाएंगे। इस तरह का सीन था। थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया? बोल दिया करो हो जाए तो। नहीं सर, ठीक था। चल रहा है, चलेगा? ठीक, हाँ सर, चल जाएगा इतना तो। चल जाएगा, ठीक। तो वाइकिंग रेड्स 9th सेंचुरी में चालू हुई, और इन्होंने काफी ये बताया यहाँ पे कि किस किस तरीके से उन्होंने कॉन्कर किया, ठीक है, क्या क्या किया। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक। अब उसके बाद में ये बताया कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुए, नेगेटिव भी हुए, और इसके कारण यूरोप की हिस्ट्री शेप हुई। लेकिन जैसे ही 1000 का साल आया, इसको धीरे धीरे अपने एंड की तरफ बढ़ने लगा। तो क्या हो गया, आप देखो ये समझना जरूरी है। अक्रॉस स्कैंडिनेविया द पेगन वर्शिपर्स ऑफ ओडिन एंड थोर began to convert to Christianity. As good Christians, they became reticent to attack the churches and monasteries they had once plundered with abandon. ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है इसमें। अब ये पेगन क्या होता है ये हमें समझना है। Who are pagans? Any idea? Anyone? बहुत सारे पिक्चरों में आता है वर्ड, मूवीज देखी होंगी आपने, सीरीज भी देखी होंगी, सुना है वर्ड पेगन? सर सुना तो तो है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ उसमें, जस्ट एक बहुत नक्शल में बताता हूँ कि जो ग्लोबली देखा जाए, ठीक है, हिंदुइज्म हटा दो, ओके, वर्ल्ड में ऐसा माना जाता था कि जो 3 मेजर रिलीजन वो है क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म। जुडाइज्म बेसिकली क्या होता है, जो ज्यूज फॉलो करते हैं ना, यहूदी लोग जो होते हैं, इसराइल जो है, तो जुडाइज्म और इस्लाम। तो ये माना जाता है कि ये 3 रिलीजन अब्राहमिक रिलीजन भी बोलते हैं। तो जो लोग इनको फॉलो नहीं करते थे, ओके, ये पेगन वो कहलाते थे जो इन तीनों के अलावा दूसरा ही रिलीजन फॉलो करते थे। वो रिलीजन मतलब कुछ नहीं था, वो नेचर या वो ऐसी चीजों को वर्शिप करते थे, ओके, या उनके अपने अलग ही गॉड्स वगैरह।
So they were not followers of these three religions, and therefore they were considered to be inferior. मतलब जैसे कहते हैं ना कि अरे ये तो यार बेकार है, मतलब इसकी तो क्या, ये तो पेगन है. पेगन मतलब वो यूज है वेरी इन अ वेरी डेरोगेटरी सेंस. तो अब क्या हुआ कि जो स्कैंडिनाविया ये बता रहा है कि स्कैंडिनाविया में ये पेगन वर्शिपर्स थे, ओडिन और थोर उनके भगवान थे, ये धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, गुड क्रिश्चियन. तो अब क्या करते थे, ये वाइकिंग जब आए थे अटैक करने, तो ये वाइकिंग क्या करते थे कि चर्चेज और मोनास्ट्रीज को अटैक करते थे. ओके, वहां से लूट खसोट करते थे, क्योंकि पहले के जमाने में क्या चर्च और मोनास्ट्री वगैरह में क्या बहुत वेल्थ होती. ओके, लॉट ऑफ दे वर द सेंटर्स ऑफ पावर, तो उनके पास बहुत सारी वेल्थ होती, तो ये उनको लूटा करते थे. तो अब क्या हो गया कि ये खुद ही क्रिश्चियन बन गए. ओके, 10th ये जो 1000 ईयर आया तो ये खुद ही क्रिश्चियन बन गए, और इन्होंने फिर ये सब बंद कर दिया धीरे धीरे. ओके, दे बिकेम रेटिसेंट, मींस रिलक्टेंट. रेटिसेंट मींस रिलक्टेंट टू अटैक. The growth of strong centralized monarchies in Norway, Denmark and Sweden also ultimately resulted in taming the Viking spirit. और वहां पे फिर मोनार्की मतलब किंग्स, और जो फिर उसके बाद वहां पे इन कंट्रीज में मोनार्की बड़ी स्ट्रांग हो गई और सेंट्रलाइज हो गई. तो ये वाइकिंग्स वगैरह की जो स्पिरिट थी, क्योंकि वाइकिंग तो क्या थे कि लुटे हुए थे, तो इन्होंने इनके ऊपर कंट्रोल कर दिया. ओके, एज स्कैंडिनेविया बिकेम इंक्रीजिंगली सिविलाइज्ड, its kings discouraged the activities of roaming warrior bands and its social environment gave rise to a more humdrum life. तो उन्होंने क्या किया कि इस सब की चीजों को बंद कर दिया, ये एक्टिविटीज को उन्होंने डिस्करेज करा कि नहीं नहीं अब तुम ये सब लूट खसोट बंद कर दो, और हमड्रम लाइफ में ही अपना नॉर्मल जिंदगी नॉर्मल बिताओ. तो 11th सेंचुरी के मिड तक इनके ग्लोरी डेज खत्म, नेवर टू रिटर्न. सो दैट्स व्हाट दिस पैसेज टॉक्स अबाउट, कि ये किस तरीके से आए, इन्होंने कॉन्कर किया, कि इनमें किस तरीके से लूटा खसोटा, और फिर किस तरीके से ये वापस से इनकी एक्टिविटीज सबड्यू हो गई, एंड देन देयर ग्लोरी डेज केम टू एन एंड. उसके बाद में ये भी बताया गया है कि ईयर 9000 में दे अटेम्प्टेड टू सेटल ऑन नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट. जैसे हम जानते हैं जनरली कि यूरोपियंस जो है वो 1492 में जैसे कोलंबस चला गया था वहां पे, और इन्होंने जाके अमेरिकाज को डिस्कवर किया था. ओके, और जो स्पेनिश और ये लोग थे, ब्रिटिश, ये लोग जाके वहां पे कब्जा कर लिया था उन्होंने. लेकिन ये कहता है कि जो वाइकिंग्स थे सबसे पहले ये यूरोपियंस थे, वो जाके जो नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट पे सेटल. ओके, दे वर द फर्स्ट पीपल. ये लिखा ना, दे discovered America and established settlements. They were the first Europeans to do so. और उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक तो इन्होंने सिर्फ ये बताया है कि अब देखो क्या होता है, अब वाइकिंग्स कौन थे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, हमें कैसे पता. तो ये सब हिस्ट्री की बुक से पता लगता है. अब हिस्ट्री की जो बुक लिखी जाती है वो क्या होती है, वो ऑब्वियसली उसके इवेंट के होने के बाद लिखी गई, उस दौरान नहीं लिखी गई. तो ये वाइकिंग एरा के ऊपर जो बुक्स हैं या जो भी मटेरियल है, अर्लीस्ट रिटन सोर्स है, ओके, वो क्या है, तो ये वो सागा मतलब एक बहुत बड़ी कहानी होती है. ओके, तो उसमें अलग अलग इन्होंने बताया कि ये एक ब्रेमन ने कंप्लीट की थी, एडम ऑफ ब्रेमन ने, और 2 सागा अकाउंट जो थे डिफरेंट एडिशन थे. ग्रीनलैंडर सागा थी, क्योंकि वाइकिंग्स ने ग्रीनलैंड और आइसलैंड इनके ऊपर भी कब्जा कर रखा था. तो ग्रीनलैंडर सागा थी, ये 12th सेंचुरी में लिखी गई. ओके, और फ्लैटी बुक भी थी एक, आइसलैंड वालों ने लिखी थी 14th सेंचुरी में, और उसके बाद एरिक सागा भी थी. तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि कौन सी जो थी वो ज्यादा ऑथेंटिक थी, कौन सी वाली के अंदर ज्यादा क्रूड थी, कौन सी वाली, और कौन सी मोर रिलायबल. तो इस वाले पैसेज में सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया. तो इसको हमें, जब हम इस तरह का एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो उसको कोई बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ समझ में आना चाहिए कि अच्छा अलग अलग इसमें सागा है, अलग अलग बुक्स हैं, उनके अलग अलग फीचर्स बताए. फिर हम जब क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर अगर, तो हम यहाँ पे आ जाए. दिस इज हाउ वी शुड हैव, वी विल नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड. किसी पैसेज को पढ़ने का तरीका ये नहीं होता है कि आप उसकी एक एक चीज को बहुत डिटेल में समझिए, क्योंकि अदरवाइज फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. आपको उसका मेन आइडिया निकालेंगे कि यार ये बोल क्या रहा है. ठीक है, वो मेन आइडिया निकल गया, उसके बाद क्वेश्चन अगर आएंगे तो वहां पे चले जाएंगे. सर हाँ सर एक चीज थी, मतलब ऐसे लास्ट पारा में जब वो शुरुआत में कह रहा था ना कि इसकी इन्फॉर्मेशन सागा अकाउंट पे दी नहीं है, और फिर बाद में 2 सागा, तो वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था क्या, मतलब सेम ही चीज क्या बता क्या रहा क्या था. ये यहाँ पे The earliest written source having this information is not known the saga accounts, but फिर वो सागा अकाउंट से ही एक्सप्लेन कर रहा था. नहीं, सागा वो कह रहा है कि जो अर्लीस्ट रिटन सोर्स, सागा अकाउंट्स आर मोर फेमस है. सागा अकाउंट कौन से हैं, ग्रीनलैंडर सागा एंड आइसलैंड सागा, ये एरिक सागा. सॉरी, वो कह रहा है कि ये अर्लीस्ट रिटन नहीं है, अर्लीस्ट रिटन ये है हिस्ट्री ऑफ द आर्कबिशप्स ऑफ हैम्बर्ग. ठीक है, लेकिन मोर जनरली नोन कौन से हैं, ओके, जो जिनके बारे में फेमस कौन से हैं, वो फेमस हैं ग्रीनलैंडर्स और एरिक सागा, ये बोल रहा है. ओके, ठीक है. ठीक है, ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अंडरस्टूड अबाउट वाइकिंग वॉरियर्स. ये बिल्कुल नहीं बोल रहा है वो, क्योंकि दोनों के इम्पैक्ट उसके पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी थे. ओके, दे हैड positive and negative effects on Europe. He's not saying more positive or more negative, so this can be easily ruled out. The raids began in thousands and they became
unruly and barbaric as whose custom and tradition in the native homeland were lost. तो क्या इन्होंने ये 1000 में स्टार्ट किया था? क्या ये 1000 में स्टार्ट किया था या उसके पहले किया था? 9th सेंचुरी में कब किया था? गलत है ना ये? Yes. This is wrong. ठीक है? They belong to Scandinavian homelands and were the first Europeans to settle in North America. This is fine. This is fine. They were not so feared by the people of Europe. क्या बात कर रहे हो यार? ये तो बहुत बेचारे डरे रहते थे. ये देखो, people trembled in fear at the very mention of their name. झूठ बोल रहा है ये. This is wrong. C is the correct answer. Straightforward question था. I don't think इसमें किसी को दिक्कत हुई या होनी नहीं चाहिए. Okay. Which of the following statements correspond to what is stated in the passage regarding the end of Viking age? Viking age कब end हुई? At Goods Christian, the converted Vikings eschewed violence. देखो यहाँ पे what is stated about the end of Viking. Okay. तो end of Viking age के बारे में बताना है. यहाँ पे तो इसमें सिर्फ ये लिखा दिया कि converted Vikings eschewed violence. This sentence doesn't have anything to do with end of Viking age. Okay. कब हुई, क्या हुई, वो कुछ नहीं बताया इसमें. ये गलत. The end of 10th century was known to be the end of glorious days. क्या ये सही है? End of 10th century. No, sir. Mid of नहीं. 11th century. By the middle of 11th century, the glory days of Vikings faded into twilight. Okay, very clearly यहाँ पे लिखा हुआ है इस बार, इसलिए ये गलत है. Excuse me, sir. Yes. सर एक बार सेंचुरीज का मतलब आप बता देंगे कि हाँ, 11th सेंचुरी का मतलब ये होता है. century देखिए. ओके, गुड क्वेश्चन. देखो, जैसे अगर 801 से लेके 900, इसको कौन सी सेंचुरी बोलेंगे? 9th सेंचुरी. और अगर 800 से लेके 899 तक ऐसा बोलते हैं. फिर 900 से लेके 999 तक इसको क्या बोलेंगे? 10th सेंचुरी. अभी जैसे हमारा 1900 से लेके 1999 तक 20th सेंचुरी थी, और फिर 2000 से लेके अभी तक 21st सेंचुरी. तो एक साल आगे ऐसे चलती है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको. तो अगर ये हम 11th सेंचुरी की बात करें तो 11th सेंचुरी जो है वो कब चालू होगी? 1000 में से लेके 1099 तक. तो वो मिडिल ऑफ 11th सेंचुरी मतलब 1050 तब खत्म हुई. ओके, जबकि पैसेज में ये और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एंड ऑफ 10th सेंचुरी. एंड ऑफ 10th सेंचुरी मतलब कि 1000. ओके, 999, इसलिए गलत कर रहे हैं. Okay, sir. The kings of Spain and Ireland discouraged the activities of Viking age. Again, वही फर्स्ट जैसा प्रॉब्लम है इसमें. Growth of monarchies were partly responsible. Yes, ये कह रहा है यहाँ पे बहुत क्लियरली कि ये civilized, ये strongly centralized monarchies जो थी, they resulted in taming the Viking spirit. So this D becomes the correct answer. ठीक है सर, dawn of 1000 लिखा है, मतलब 1000 की स्टार्टिंग ना? क्या चीज? पैसेज में लिखा था कि एक सेकंड पैरा के स्टार्टिंग में ही, नहीं थर्ड पैरा के स्टार्टिंग में, yet as a year 1000 dawned, मतलब स्टार्टिंग है 1000 की. 1000 मतलब 1000. This is the beginning of 11th century. ओके, ठीक है, समझ गया. ठीक है, dawn मतलब स्टार्ट होना. ठीक है. Which of the following can be inferred from its social environment gave rise to a more humdrum life? तो more humdrum मतलब कि routine, ordinary, peaceful, day to day. ठीक है, तो ये बहुत क्लियर है इसमें. B is correct. As Scandinavians became more civilized, the environment became more peaceful. Okay, यहाँ पे कंपैरिजन कभी भी नहीं किया है कि स्पेन से बेटर था और like never before. Okay, ये गलत है. This is extremely wrong here. ये हम नहीं कह सकते कि हो सकता है वाइकिंग्स के आने के पहले वो बहुत ज्यादा पीसफुल हो, इससे भी ज्यादा पीसफुल. ये नहीं बोल सकते. किसी ने अगर ये कर दिया है तो गलत किया है. और ये भी ऐसा कहीं पे भी नहीं बोल रहा है कि फ्यूचर ऑफ रेस इज डिटरमाइंड बाय हिस्टोरिकल पास्ट. हमड्रम लाइफ मतलब कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ, इसलिए बी करेक्ट. ठीक है. Which of the following can be inferred about sagas? देखो, अब ये क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन से करना है, क्योंकि इन द फर्स्ट इंस्टेंस अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार कौन सा सही है. लेट अस लुक एट दिस. द एरिक सागा प्रोवाइड्स क्रूडर डिटेल्स. ऐसा है क्या कि एरिक सागा ज्यादा क्रूड था कि ग्रीनलैंडर सागा ज्यादा? Greenlander saga. है ना, ग्रीनलैंडर सागा वाज मोर क्रूड. ठीक है, ये क्या लिखा है? एरिक सागा हैज अ मोर पॉलिश्ड अपीयरेंस. दैट मींस ग्रीनलैंडर वाज अ मोर क्रूड. तो इसलिए वन तो गलत हो गया. फ्लैटीज सागा, देखो ये तो नाम ही गलत लिख दिया इसने. ये नाम ठीक लिखा है इसने, ये नाम ठीक लिखा है इसने, लेकिन ये तो नाम ही गलत लिख दिए हैं. फ्लैटीज सागा का नाम की तो कोई बुक ही नहीं थी.
क्या कौन सी बुक थी वो? फ्लैटी बुक थी, और हिस्ट्री ऑफ आर्क बिशप्स ऑफ हैम्बर्ग था उसका नाम। उसका नाम हैम्बर्ग सागा थोड़ी था, तो ये तो ही गलत हो गया ये ऑप्शन। The Eric saga was more literally attractive and more reliable than Greenlander. अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि Greenlander is more reliable, तो ये यहाँ पे गलत हो गया ये वाला। तो आपके 3 गलत हो गए, तो अब चौथा वाला जो बचा है वही सही है। तो एरिक सागा repeats some of the details of the earlier but also adds more details and changes others। ये यहाँ पे लिखा हुआ ना कि एरिक सागा essentially tell the same story and yet in some places they complement, in some places they contradict। तो इस सेंटेंस का इसने इस तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग करिए, रीफ्रेजिंग करिए, एंड दैट्स व्हाई दिस इज करेक्ट। तो ये डायरेक्टली आपको शायद अगर आप देखते तो ना मिलता, लेकिन एलिमिनेशन से आपको मिलता है। डज इट मेक सेंस? हाँ सर। ठीक है, गुड। तो 4 में से, इसमें तो हमें 4 में से 4 प्राप्त करने चाहिए थे मेरे हिसाब से। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, लेट्स गो टू दिस वन। दिस आल्सो वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो ही रही है आजकल, चैट जीपीटी और सब करते ही रहते हैं दिन रात, राइट। तो इसमें ये बताया गया कि ये जो एलन ट्यूरिंग था, एक बहुत अच्छी पिक्चर आई थी इमिटेशन गेम करके, किसी ने देखी हो तो, उसमें इसके बारे इसी के ऊपर थी। एलन ट्यूरिंग, बेनेडिक्ट कम्बरबैच द एक्टर देयर, हाँ सर। है ना। तो और कीरा नाइटली, तो तो वो वर्ल्ड वॉर के थे ना उस पे। हाँ हाँ, वर्ल्ड वॉर के टाइम। तो इसमें बेसिकली ये 1950 में उन्होंने कहा कि कैन मशीन्स थिंक, तो इट्स डिफिकल्ट टू आंसर एंड ही टर्न इनटू रिसर्च एक्सपेरिमेंट, इमिटेशन गेम बनाया और एक ट्यूरिंग टेस्ट कराया। ट्यूरिंग टेस्ट क्या है कि अगर एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है एक कंप्यूटर पे, ठीक है, और एक रूम में एक कंप्यूटर है और एक में एक आदमी बैठा हुआ है कंप्यूटर लेके, और वो दोनों से इंटरेक्ट कर रहा है। तो ट्यूरिंग टेस्ट में ये है कि इसको पता चल जाना चाहिए, ओके, इन अ रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम, कि यहाँ कंप्यूटर है या यहाँ पे इंसान। अगर उसको नहीं पता चलता कि ये एक में किसमें कंप्यूटर है किसमें इंसान है, मतलब कि ये सक्सेसफुल हो गया, मतलब इसने इंसान को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचीव कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये ट्यूरिंग टेस्ट जो है वो उसमें क्या हुआ कि अभी उन्होंने इसको टेस्ट किया क्या, he wrote this paper only 2 years after the first operational this ran its program। Indeed it was this machine that got Turing, and for during this time he wrote this paper। और ट्यूरिंग को लगा कि सिर्फ इसको मेमोरी चाहिए होगा कि एक मैनचेस्टर बेबी करके इनका जो कंप्यूटर था ये क्वाइट पावरफुल इनफ था, he thought, and he thought that a gigabyte would suffice and this should be achievable by the end of 20th century। तो उस टाइम पे उसने टेस्ट वेस्ट नहीं किया, ठीक है। उसने बेसिकली ये करने की कोशिश की, टेस्ट किया भी होगा, ठीक है, लेकिन उसने इस मैनचेस्टर बेबी को टेस्ट नहीं किया। उसने कहा यार मैनचेस्टर बेबी में अगर हम 1 गीगाबाइट की मेमोरी लगा देंगे तो ये अचीव कर लेगा, ओके। लेकिन ये नहीं बताया पैसेज में कि उसने वो किया कि नहीं किया। मैनचेस्टर बेबी ने वो फेल हो गया उसमें कि पास हो गया उसमें, ये नहीं बताया। और 21st सेंचुरी में बता रहे हैं कि हाँ 1 गीगाबाइट तो आ गई और मिलियन टाइम फास्टर हो गए, लेकिन दे स्टिल कुड नॉट पास द टेस्ट। इवन टुडे no machine has convincingly passed this test। This would have surprised Turing had he lived to see। Why would it have surprised? Because obviously he thought that कि सिर्फ अगर 1 गीगाबाइट मेमोरी डाल दो तो आपकी मशीन काम कर देगी। That means he thought that only if you have more resources then you will be able to achieve the kind of artificial intelligence that he was proposing। लेकिन ये नहीं हुआ, तो इसलिए हो सकता है सरप्राइज हो जाता है। तो अब ये कह रहा है कि एआई तो चलो आ गया है, लेकिन आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस मीन की ह्यूमन बीइंग्स की हर तरीके की इंटेलिजेंस, ओके, वो नहीं आई। तो उस पे ऑथर का क्या कहना है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें आज तक पता ही नहीं है कि नेचुरल इंटेलिजेंस क्या होती है, तो हम कैसे उसको फिर इमिटेट कर सकते हैं, ओके। तो और अगर हम ऐसी कुछ बनाएंगे भी तो उनका साइज बहुत बड़ा होगा और उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इट इज नॉट अ गुड सब्सटीट्यूट, ओके। तो फिर क्यों बनाना चाहिए? तो देन ऑथर हैज गिवन 3 आंसर्स टू दिस क्वेश्चन कि why should we build computer models of brain। Okay, first is that it is a very effective way to advance science and quest to understand our own brains। दूसरा कि what I cannot create, I do not understand। तो अगर मैं कंप्यूटर मॉडल ब्रेन का बनाऊंगा तो इससे मैं ब्रेन की डिजीजेस को समझ सकूँ। और तीसरा कि इसके कारण हम और अच्छे कंप्यूटर सिस्टम बनाना शुरू करें। ओके, तो दिस वाज बेसिकली दिस पार्ट। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। According to the author, what is the reason that we are not able to create an effective artificial general intelligence? ये सिंपल है, हम यही नहीं समझ पाए कि अपने ब्रेन कैसे काम करते हैं, नेचुरल इंटेलिजेंस क्या है, और इसलिए हम ये नहीं बना पाए। इसका आंसर यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली मिल जाएगा, राइट। My take on the failure to deliver this form of AI is that we have never actually worked out what natural intelligence is, so we don't know what we are trying to imitate, and this option is given in option B। We do not understand how our brains work, and without this understanding, it is not possible to create an
effective artificial general intelligence. Agree? सर मैंने ऑप्शन सी मार्क किया था। बट इसमें कंप्यूटर ट्यूरिंग टेस्ट का क्या लेना देना? We first need to understand how natural intelligence helps computers pass. Why did you even mark this? I don't understand. देखो आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये लाइन से आपको आंसर मिल जाएगा ना कि why, क्वेश्चन क्या है, यस सर। which of the sorry, question says what is the reason according to the author we are not able to create an artificial general intelligence. So he says my take on failure to deliver is that we have never actually worked out what natural intelligence is, so we don't know what it is that we are trying to imitate. हमें पता ही नहीं है कि नेचुरल इंटेलिजेंस क्या है, तो हम कैसे इमिटेट करेंगे उसको मशीन के अंदर? आपको अगर पता होगा एक्चुअली कि सर मैं नेचुरल इंटेलिजेंस को मतलब हम्म, समझ नहीं पाई थी कि ये एक्चुअल ह्यूमन ब्रेन वर्क की बात कर रहा है। हाँ, नेचुरल इंटेलिजेंस मतलब ह्यूमन ब्रेन, ठीक है? यस सर। ओके, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट ट्यूरिंग मेड अ मिस्टेक इन अज्यूमिंग दैट सी अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी। सी यस, सी, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि he would have been surprised. Okay, he would have been surprised because he thought that सिर्फ मेमोरी से काम हो जाएगा. तो दिस वाज आल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. इसमें कोई और लगा किसी को? एनी अदर ऑप्शन दैट यू फाउंड suitable? No, sir. ठीक है, नो गुड. सर। Which is a feature of artificial general intelligence but not of artificial intelligence? मतलब जनरल इंटेलिजेंस मींस ह्यूमन बीइंग जैसे इंटेलिजेंस का कौन सा फीचर है एंड नॉट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सी सी एग्जिबिटिंग इंटेलिजेंस नॉर्मली एसोसिएटेड विद ह्यूमंस, राइट? देखो ये सब तो मशीन में डाल सकते हो ना आप, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ये तो मशीन करती ही है, राइट? मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ओके, मीनिंग ऑफ वर्ड्स भी मशीन करती ही है, और इमोशनल स्टेट भी मशीन कर सकती है अपनी आवाज से. ये सब तो प्रोग्राम कर सकते हो ना मशीन को. मतलब जो चीज आप प्रोग्राम कर सकते हो वो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा फीचर है जो कि नहीं प्रोग्राम कर सकते आप. ओके, वो है एग्जिबिटिंग इंटेलिजेंस नॉर्मली एसोसिएटेड विद. तो सी इज राइट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डेफिनेटली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? ये भी इजी है, राइट? कि उसके पास में लेस देन अ गीगाबाइट ऑफ मेमोरी थी. ये तो बहुत सर्टनली, देखो डेफिनेटली इन्फर्ड मतलब कि आप इसमें मस्ट बी ट्रू होना चाहिए. पैसेज में जो दिया हुआ है मे बी ट्रू नहीं होना चाहिए, मस्ट बी ट्रू होना चाहिए. तो वी कांट सर से इट वाज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर ऑफ द टाइम. उसने तो सिर्फ ये कहा था कि हाँ, अगर इसके अंदर आप मैनचेस्टर बेबी वाज क्वाइट पावरफुल इनफ ऑलरेडी, दैट इज ओके, बट इट नेवर सेड दैट एक्सप्लिसिटली कि दिस वाज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर. हो सकता है कोई और हो, हमें नहीं पता. We will be able to understand how our brains work by the 20th century. ये तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है वो. ओके, ये तो ऑथर का व्यू था. We don't understand how our brain works. And artificial intelligence could be achieved by 20th. Again, this was not his. He was just of the view that अगर इस मशीन के अंदर 1 गीगाबाइट की मेमोरी लगा दोगे तो that will be enough. Okay. सर तो दूसरा क्वेश्चन शायद दिखा, हाँ सर ऑप्शंस दूसरे थे. Oh, sorry. Microsoft, sorry, Manchester Baby had less than a gigabyte. आप बताइए. सर इस साल में मतलब आपने बता चुके हो कि वाला लिखा नहीं है कि सही से कि मैनचेस्टर बेबी ट्यूरिंग टेस्ट पास नहीं कर पाया था. बट ब्रॉड सेंस में सर मतलब मैं बी और सी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि उस वाले में आगे लिख रखा था, मतलब हम लोग गीगाबाइट ऑफ मेमोरी इसलिए देख रहे हैं ना क्योंकि वो टेस्ट पास नहीं कर पा रहे हैं, और आगे भी वो टेस्ट कोई कंप्यूटर टेस्ट पास ही नहीं कर पाया है. तो सर इससे लेकिन ये भी बोल एक्सप्लिसिटली लिखा गया कि मैनचेस्टर बेबी को टेस्ट दिलाया गया था. देखो दो चीजें कि मैनचेस्टर बेबी को बना के उसने खड़ा कर दिया. उसने कहा यार ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर है, अगर सिर्फ इसमें 1 गीगाबाइट की मेमोरी होती तो ये पास कर लेता. तो क्या इस स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं कि इसको टेस्ट दिलवाया गया था, या हो सकता है टेस्ट ही ना दिलवाया गया हो? सर जनरली सपोज करो इन्फ्लुएंस का मतलब तो वही रहता है सपोज ना करो कि नहीं दिखाता था. कैट 23 में अपेयर करा, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि वी वर नॉट एबल टू पास कैट 22? जरूरी थोड़ी है, हो सकता है कैट 22 में अपेयर नहीं हुआ हो. हाँ देखो सर लेकिन इसमें जो आपको पॉइंटर है ना वो यहाँ से. ओके, अब आप ये नहीं कह सकते हो कि इट वाज नॉट एबल टू सी. नॉट बीइंग एबल टू पास द टेस्ट एंड नॉट अपीयरिंग फॉर टेस्ट, आर दीस टू डिफरेंट थिंग्स और सेम थिंग्स? बताइए. सर अलग अलग है. अलग अलग है ना. हम ये तो कह सकते हैं ना कि मतलब ये नहीं कह सकते कि वो पास टेस्ट नहीं हुआ या अपीयर ही नहीं हुआ. वी कांट से.
वी कांट से, बट ये जरूर कह सकते हैं कि इट हैज लेस देन गीगाबाइट, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई 1 गीगाबाइट तो पास हो, ठीक है सर। तो इस तरह के अगर आप देखो बी और सी में कंफ्यूजन इसमें होना लॉजिकल है कि कोई गलत नहीं है, लेकिन आपको तो ये देखना है कि यार ज्यादा कॉन्क्रीट कौन सी चीज है इसको ठोक बजा के हम कह सकते हैं कि हाँ ये तो है, वो चीज बी में है, वो चीज सी में। सर एक चीज और थी, ऐसा मैनचेस्टर बेबी के लिए लिखा हुआ है कि इसके पास गीगाबाइट ऑफ मेमोरी नहीं थी, हाँ ऐसा लिखा है पैसेज में। ये लिखा है ना कि it was quite powerful enough already. Turing thought that all that a machine would require to pass this test was more memory. He estimated that a gigabyte of memory should suffice, and this should be achievable by the end of 20th century. अभी तो ये 1948 में बैठा हुआ है, तो गीगाबाइट की मेमोरी तो हो ही नहीं सकती उस टाइम पे। वो कह रहा है ये तो सिर्फ 20th सेंचुरी के एंड में मिलेगी, तब देखेंगे, तब तो डेफिनेटली ये हो जाएगा, जब तक तो ये पास कर ही लेगा टेस्ट। तो इससे ठीक तो है बहुत क्लियर है ना कि उसके अंदर नहीं थी ये 1 गीगाबाइट की, होती तो फिर तो बात ये था, आती ही नहीं बात वहां तक, हाँ सर ठीक है। ठीक है। ऑलराइट, ओके, नाउ वी कम टू हैकर और हैकर्स की लैंग्वेज। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था इस पास को समझना। तो ये कितनों ने किया और कितने सही हुए? सर मैंने बाद में करा था। सही। हम्म हम्म सर 3 सही हुआ इसमें। 3 सही हुए, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो बाद में करा था, 2 सही हुए थे मेरे। सर ये Okay. समझ ही नहीं आया था, रीड किया था तो। अच्छा, पैसेज समझ नहीं आया। हाँ जी। ओके, देखो यहाँ पे क्या है कि हैकर्स के बता रहे हैं, हैकर्स जो होते हैं ना वो कंप्यूटर को हैक करते हैं, दे लव वर्ड प्ले एंड वेरी कॉन्शियस एंड इन्वेंटिव इन देयर यूज ऑफ लैंग्वेज। दीस ट्रेट्स सीम टू बी कॉमन इन यंग चिल्ड्रन। ये जो ट्रेट्स होते हैं ये यंग चिल्ड्रन में तो बड़े कॉमन होते हैं, लेकिन कंफर्मिटी एनफोर्सिंग मशीन वी आर प्लीज्ड टू कॉल एन एजुकेशनल सिस्टम लेजेंड्स देम आउट ऑफ मोस्ट ऑफ अस बिफोर एडोलेसेंस। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि हम बचपन में जब होते हैं तो हम बहुत इन्वेंटिव होते हैं और नए नए वर्ड कॉइन करते हैं ना। बचपन में लोग अलग अलग तरीके से बच्चे खेलते हैं, अलग अलग तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। वर्ड प्ले मतलब एक ही वर्ड को तोड़ मरोड़ के ऐसे यूज करना, लेकिन ये सब बचपन में तो होता है। लेकिन कंफर्मिटी, ये देखो ये एजुकेशन सिस्टम के ऊपर उसने एक लो किया यहाँ पे कि हम कंफर्मिटी एनफोर्सिंग मतलब हम सबको एक जैसा बना देते हैं, तो उसके कारण हम अपनी सारी बच्चों की ये जो इन्वेंटिवनेस है लैंग्वेज की खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो दस लिंग्विस्टिक इन्वेंशन इन मोस्ट सब कल्चर और मॉडर्न वेस्ट इज फॉल्टिंग एंड लार्जली अनकॉन्शियस कॉज। तो लिंग्विस्टिक इन्वेंशन जो है ये रुक रुक के होता है और अनकॉन्शियसली होता है, कॉन्शियसली कोई नहीं करता। हैकर्स बाय कॉन्ट्रास्ट रिगार्ड स्लैंग फॉर्मेशन एंड यूज ऑफ गेम टू बी प्लेड फॉर कॉन्शियस प्लेजर। तो हैकर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रास्ट होते हैं क्योंकि वो इसको एक गेम जैसा लेते हैं अपने प्लेजर के लिए। Their inventions thus display an almost unique combination of neo-tennis enjoyment of language play with the discrimination of। तो न्यू, अब इसमें क्या है देखो, न्यू टेनिस क्या होता है, ये एक वर्ड है तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे। न्यू टेनिस मतलब ये होता है कि कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एडल्ट में नहीं होनी चाहिए बच्चे की, लेकिन वो फिर भी परसिस्ट करेगा। क्योंकि सपोज करो कि कोई अगर जैसे हम एडल्ट होते जाते हैं, मेच्योर होते जाते हैं, तो कई सारे हमारे ट्रेड्स ऐसे हैं जो हमें नहीं होने चाहिए जो एडल्ट हो गए तो, लेकिन अगर हैं फिर भी तो उसको न्यू टेनिस बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि जो हैकर्स होते हैं इनके अंदर एक न्यू टेनिस एंजॉयमेंट ऑफ लैंग्वेज प्ले होता है, मतलब ये जो कि बड़ों में नहीं होना चाहिए क्योंकि बड़े लोग उस चीज को बोले नहीं क्या बच्चों जैसी बात कर रहा है यार, लेकिन ये उस चीज को भी इंजॉय करते हैं क्योंकि इनके अंदर वो चीज अभी तक है और इनके अंदर इनका माइंड एजुकेटेड भी है और पावरफुल इंटेलिजेंस भी। तो ये कह रहा है कि ये दोनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है हैकर, कि उनके अंदर वो बचपना भी होता है लैंग्वेज प्ले वाला और एक एजुकेटेड और पावरफुल इंटेलिजेंस भी होती है। Further, the electronic media which knit them together are fluid, hot connections and well adapted to both definition of new slang and ruthless culling of weak and superannuated specimens। और जो इनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है ये एक हॉट कनेक्शन होते हैं और इसके कारण इनकी लैंग्वेज डिसेमिनेट हो जाती है, मतलब बहुत ही क्विकली फैल जाती है। और रूथलेस कलिंग, कलिंग मीन्स कि जैसे कि कलिंग क्या होता है, जैसे अगर किसी स्पीशीज को कोई बीमारी होती है तो उन तरीके को सबको मार देते हैं। जैसे चिकन कलिंग होती है कि चिकन फ्लू हो गया, किसी को बर्ड फ्लू हो गया तो बर्ड्स को मार देते हैं, उसको कलिंग बोलते हैं। वीक और सुपर एन्वेटेड अगर है, मतलब जो भी इनके कमजोर है या थोड़े से बूढ़े टाइप के लोग हैं वो ये हट को हटाए क्योंकि इनको चाहिए बिल्कुल एकदम इनके जैसे लोग। The result of this process gives us a uniquely intense and accelerated view of linguistic evolution in action। तो यहाँ पे ये बताया कि ये हैकर्स जो है ये कैसे एक इन्वेंटिव तरीके से लैंग्वेज को इवॉल्व करते हैं। हैकर्स आल्सो चैलेंज सम कॉमन लिंग्विस्टिक एंड एंथ्रोपोलॉजिकल assumptions। ये कई सारे कॉमन लिंग्विस्टिक और इसको भी assumption को भी चैलेंज करते हैं। जैसे 90s में क्या हुआ था कि लो कॉन्टेक्स्ट और हाई कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन बताया गया, दो तरह से डिवीजन हुए थे। उसमें से बोलते थे कुछ कल्चर जो थे
ओके, वो किस तरीके का कॉन्टेक्स्ट लेवल दिखा रहे हैं, उससे उनको क्लासिफाई करते थे। तो लो कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन में क्या होता था, प्रिसीजन, क्लैरिटी और कंप्लीटनेस होती, जिसमें लॉजिक, ऑब्जेक्टिविटी और इंटेलिजेंस होता था और कॉम्पिटिशन। इसके अलावा जो इससे कॉन्ट्रास्ट में जो हाई कॉन्टेक्ट कम्युनिकेशन है, उसके अंदर ये सब चीजें होती हैं। इन कल्चर्स में सब्जेक्टिविटी, कंसेंसस, कोऑपरेशन और ट्रेडिशन। तो 90s में इन्होंने लो कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन के सोसाइटीज और हाई कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन के सोसाइटीज बताई, जो कि दो अलग अलग थे। What then are we to make of hackerdom, which is themed around extremely low context interaction with computers and exhibits primarily low context value, but cultivates an absurdly high context slang style? तो ये अब ये बता रहा है कि जो हैकर्स हैं, ये इसका मिक्स है। इसमें अगर आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हो तो आपको प्रिसीजन होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए। दैट मीन्स उसमें लॉजिक भी होता है कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने में, ऑब्जेक्टिविटी भी होती है। तो वो बेसिकली लो कॉन्टेक्स्ट हो गया। लेकिन हाई कॉन्टेक्स्ट स्लैंग स्टाइल है इनकी। ओके, स्लैंग स्टाइल है, मतलब कोडेड है, नुआंस फील्ड है। तो इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि जैसे आज का जमाना है, इसमें जो ऑनलाइन की जो लैंग्वेज होती है, ओके, जो लोग बच्चे जैसे जो स्लैंग यूज करते हैं, ओके, वो बड़े लोगों को समझ में आएगी क्या? जैसे बी बैक लेटर, ओके, BBL, जैसे चैट वैट करते थे आप लोग, ऐसे यूज करते हो ना, IMHO, इन माई हम्बल ओपिनियन। तो ये सब क्या है? ये सब स्लैंग्स हैं। अब ये किसी बूढ़े को सामने आप अगर ऐसे कन्वर्स करोगे तो उसको समझ आएगी क्या? वो लगा यार क्या बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आता। राइट? ऐसे बहुत सारे स्लैंग्स होती है ना। आप लोग तो, यू आर यंग पीपल, यू नो, राइट? BRB बोलते हैं, बी राइट बैक, राइट? ये सब यूज किया कि नहीं किया है? कुछ तो बोलो। हाँ सर। TTYL। TTYL, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो ये किसी आप अपने किसी ग्रैंडफादर से या इवन अपने पेरेंट्स से भी करोगे तो वो बोलेंगे यार क्या, कौन सी भाषा में बात कर रहे हो? तो इसको कहते हैं हाई कॉन्टेक्स्ट स्लैंग स्टाइल। तो इसमें कंप्यूटर से तो आप लो कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हो इंटरेक्ट, और हाई कॉन्टेक्स्ट में स्लैंग स्टाइल में आप भी बात कर रहे हो। तो इट्स अ मिक्स ही से। ओके, हैकरडम इज अ मिक्स। The intensity and consciousness of hackish invention make a compilation of hacker slang a particularly effective window into surrounding culture. And in fact, this is the latest version of evolving compilation called jargon file. अब ये एक jargon file निकल रही है, okay, compilation of hacker slang, और इसको hackers ही maintain करते हैं 17 से। Okay, ये एक lexicon means dictionary. Okay, this is like a dictionary, but also include topic entries which collect background information on hacker culture, which will be awkward to try to subsume under individual slang definition. इसमें hacker culture के बारे में भी है, जो कि हम slang की definition के अंदर नहीं ला सकते, तो इसलिए उसको अलग से भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया है कि इनकी जो लैंग्वेज है उसका compilation jargon file क्या है, ठीक है? And then, though the format is that of a reference volume, it is intended that material be enjoyable to browse. जैसे डिक्शनरी है, आप डिक्शनरी अगर पढ़ोगे तो क्या आप एंजॉय करोगे? बोर हो जाते हैं लोग, दुखी हो जाएंगे डिक्शनरी पढ़ते हुए। लेकिन ये जो मटेरियल ये एंजॉयबल है। इवन अ कंप्लीट आउटसाइडर शुड फाइंड एटलीस्ट अ चकल मींस लाफ्टर ऑन नियरली एवरी पेज। मतलब आप उसको, बड़ा ह्यूमरस रहेगा, आप उसको पढ़ोगे तो आप अम्यूज हो जाओगे। But it is also true that hackers use humorous wordplay to make strong, sometimes combative statement about what they feel. तो ये कई सारे ह्यूमरस भी होते हैं, लेकिन ये कॉम्बैटिव स्टेटमेंट्स भी होते हैं। Some of these entries reflect the view of opposing sides in dispute that have been generally passionate. This is deliberate. We have not tried to moderate or pretty up the dispute. Rather, we have attempted to ensure that everyone's sacred cows get gored impartially. मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि ऑपोजिट साइड ऑफ डिस्प्यूट में हर एक की जो स्टेटमेंट्स होते हैं, उन स्टेटमेंट्स का मजाक उड़ाया गया है, उनको काफी इस तरीके से मतलब धज्जियां उड़ाई गई है उनकी। तो ये कह रहा है कि हमने सभी को एवरीवन्स सेक्रेट काउज गेट गोल्ड, मतलब हम ये किसी में भेदभाव नहीं करते। जो हमारी जो जार्गन फाइल जो एक वॉल्यूम है उसके अंदर हम सभी की धज्जियां उड़ाते हैं। मतलब वी आर नॉट पार्शियल टू एनी। दैट्स व्हाट इज ट्राइंग। तो बेसिकली यहाँ पे हैकर्स की जो लैंग्वेज का एवोल्यूशन है, हाउ डज इट कंपेयर टू द ट्रेडिशनल वेज, जो एक किसी भी सोसाइटी में एक लैंग्वेज का जो एवोल्यूशन होता है उससे कंपेयर करते हुए बताया उसको। लो कॉन्टेक्स्ट, हाई कॉन्टेक्स्ट बताया है, और किस तरीके से उनका मेंटेन्ड है, और उसमें क्या है ये बताया। So passage was a little maybe challenging at times to read, but questions they were difficult when compared to other Western subculture. The hacker subculture का क्या है बताइए? Slow in disseminating, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बहुत तेजी से disseminate करते हैं, right? Connections well adapted to both the dissemination of new slangs. तो slow बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। Found it pleasurable to constantly invent new words and add them to their slang vocabulary. Yes.
employed slang to suggest the breaking of rules of social etiquette and class system, ऐसा कहीं पे नहीं मिलता है. Invented language through a halting and largely subconscious, ये हैकर नहीं करते, ये तो वेस्टर्न सब कल्चर्स करते हैं, ये इनके लिए ट्रू है. दिस इज नॉट ट्रू फॉर हैकर्स, दिस इज रॉन्ग. बी इज राइट आंसर. ओके, आई होप आपने जिसने भी किया है वो सही लगाया है. Yes, sir. Great. The last sentence of the passage, we have attempted to ensure that everyone's sacred cows get gored, impartially suggest that. इसमें Sir, देखिए what जैसे बताया gold? था, Sir, what is the meaning of gold? gored means butchered. देखो गोर क्या होता है, ब्लड एंड गोर. गोरी डिटेल्स मींस ब्लडी डिटेल्स. ओके, मतलब अगर किसी को किसी ने किसी को मारा पीटा, बहुत ज्यादा बुरी तरह से उसका खून खराबा कर दिया, तो गोड बेसिकली मतलब एक तरह से खून खराबा करना होता है. ओके, तो इसको मतलब आप उस लिटरल सेंस में मत लेना. एवरीबडीज सेक्रेड काउज गेट गोड मींस सभी के स्टेटमेंट्स को जो बोल रहा है, सभी के जो व्यूज हैं उनको उनकी धज्जियां उड़ाई जाएंगी, उनका मजाक उड़ाया जाएगा, वो ये बता रहा है. तो इसमें सी करेक्ट है. द जार्गन फाइल contains slang entries that will offend the sensibilities of almost all whose jargon is being discussed. मतलब ये है, सपोज करो मैंने कोई नई जार्गन दी, ठीक है, सपोज मैंने कहा कि इसको ऐसे बोलना चाहिए, किसी दूसरे ने कहा इसको ऐसे बोलना चाहिए, तो मेरे वाली जो सजेशन है उसकी भी धज्जियां उड़ाएंगे लोग और इसकी भी धज्जियां उड़ाएंगे. मतलब कि जो जो उस जार्गन फाइल में कंट्रीब्यूट कर रहा है उन सभी की एंट्रीज जो हैं, ओके, उनकी वो जो है वो एक दूसरे की जार्गन की के यू कैन से दैट उनकी धज्जियां उड़ाएगी, उनके ऊपर बहुत सारी सेंसिबिलिटी उनकी ऑफेंड करेगी. दैट मीन्स रिडिक्यूल करेंगे उनको, मजाक उड़ाएंगे उनका, मॉक करेंगे उनका, मतलब हर तरह से आपको मिलेगा, ये करेंगे. ओके, Yes, sir. हाँ सर. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, isn't it? Yes, sir. A. Yes, सभी का sir. सही होना A. चाहिए, सभी का सही होना चाहिए. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. From the passage, all of the following can be considered as true about hacker slang itself. Hacker slang evolves continuously and the compilation of its evolving forms is, ये तो दिया हुआ है तो ये true है, this is not the answer. Formation of hacker slang displays a combination of enjoyment of language play with the discrimination of educated and powerful. Yes, बिल्कुल ये तो statement ही कहीं दिया हुआ है इसमें. Okay, combination of enjoyment of language play with the discrimination of educated. तो बहुत क्लियरली दिया हुआ है, तो इसलिए ये भी नहीं है आंसर. Hacker slang allows hacker culture to be classified by the preferred context level based by on common linguistic and anthropological. ये ऐसा कहाँ बोल रहा है, ये तो बोल रहा है कि ये चैलेंज करता है उन assumptions को, कॉमन लिंग्विस्टिक एंड एंथ्रोपोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल को चैलेंज करता है, इट चैलेंजेस. तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है ऑप्शन, ऑप्शन कह रहा है कि इट अलाउज द हैकर कल्चर टू बी क्लासिफाइड बाय द प्रिफर्ड कॉन्टेक्स्ट. ये गलत बता रहा है, दिस इज द करेक्ट आंसर. इट इज ह्यूमरस वर्ड प्ले इन स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, ये तो करेक्ट है, तो दिस इज नॉट द आंसर. ओके, सो आई होप दिस इज सर. ओके. सर इसमें एक बार लास्ट पैरा का क्रक्स बता देंगे प्लीज. लास्ट पैरा का क्रक्स, यस सर. ये ये बता रहे हैं, यस सर. ये वाला. यस हाँ, सर. यस सर. देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक जार्गन फाइल है जिसमें एंट्रीज रखी जाती है सारी जार्गन से, जो जो ये स्लैंग बना रहे हैं, जो जो इनकी टर्मिनोलॉजी है उसकी एंट्री की जाती है जार्गन फाइल, और ये एक डिक्शनरी के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. और ये एक रेफरेंस वॉल्यूम है, मतलब जैसे कि आपने कहा यार ए से कौन सी जार्गन है तो ये देख लिया, बी से कौन सी, ऐसे लिस्टेड आउट है डिक्शनरी के जैसे. लेकिन ये इंजॉयबल है, तो वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि जैसे डिक्शनरी वगैरह देखोगे तो वो तो एक बहुत ही ड्रजरी वाला काम है ना, बहुत ही ड्रैब डल काम है, लेकिन ये बड़ा इंजॉयबल है. और अगर कोई आउटसाइडर भी है जो हैकर नहीं है, उसको भी इसमें काफी मजा आएगा. ओके, इट इज अम्यूजिंगली थॉट प्रोवोकिंग, और ये अपने ह्यूमरस वर्ड प्ले यूज करते हैं एंड दे मेक कॉम्बैटिव स्टेटमेंट्स अबाउट व्हाट दे फील. लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स और एंट्रीज हैं ये दूसरे ऑपोजिट साइड्स का भी व्यू बताती हैं और उसको काफी पैशनेटली डिस्कस करती है या उसको कॉन्टेस्ट करते हैं. तो मतलब ये कहने की कोशिश है कि सभी लोग जो है ये फ्री फॉर ऑल है. इसमें आपने अगर कुछ स्लैंग है तो वो दूसरे के स्लैंग के बारे में कुछ बोलेगा, मतलब कि वो कहेगा कि यार ये कितना खराब है, ये कितना बेकार है, ये वाला स्लैंग इसके बारे में भी बोलेगा. तो ऐसे करके एवरीबडी इज
सेक्रेड काउज गेट बोर्ड बोलने की कोशिश करता है। इसमें मतलब फ्री फॉर ऑल, इतना समझ लो बहुत है यार, बहुत ज्यादा मतलब भी कुछ और समझने का है नहीं इसमें। ऑलराइट, तो आई होप इसमें 4 में से आपको देखो ये क्वेश्चन, इसमें से ये वाला तो बहुत इजी था, थर्ड वाला तो, और ये भी इजी था। 2 तो क्वेश्चन इसमें तो मिल जाना चाहिए था आपको। ओके सर एक चीज लगी थी 12th वाले में मुझे, 12th के डी में इसने लिखा था ना इन स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स, तो यहाँ से थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा था मैं तो। क्यों, ये क्या लिखा है? कॉम्बैटिव स्टेटमेंट्स, स्ट्रॉन्ग कॉम्बैटिव स्टेटमेंट्स लिखा तो है। सी, ये दो तो कनेक्ट करो ना आप यहाँ पे। इवन अ कंप्लीट आउटसाइडर शुड फाइंड एट लीस्ट अ chuckle on every page, much that is amusingly thought provoking. It is true that hackers use humorous wordplay to make some strong, sometimes combative statements about what they feel. तो hacker slang uses humorous wordplay in strong statements, making it amusingly thought provoking. ये इसने इन दोनों सेंटेंस को मिला के बना दिया है। ओके, ये वाला सेंटेंस और ये वाला जो सेंटेंस है सेकंड, देखो आप यहाँ से यहाँ तक मिला के बना दिया ना उसने ऑप्शन 2, हाँ सर ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों को Yes. कंबाइन करोगे तो कोई स्टेटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, हाँ सर। ओके, ऑलराइट, ग्रेट, लेट्स मूव टू द लास्ट वन। दिस वाज अ लिटिल डिफिकल्ट। किसी को समझ में आया ये? एनीवन अंडरस्टूड दिस पैसेज, व्हाट इट वाज अबाउट? नहीं सर, ज्यादा समझ नहीं आया। ज्यादा समझ नहीं आया, ओके। देखो यहाँ पे बात हो रही है ट्यूडर इंग्लैंड। ट्यूडर इंग्लैंड क्या होता है? सो देयर इज अ पीरियड इन इंग्लैंड हिस्ट्री 1480-90 से लेके 1600 कुछ का, 1603 वगैरह तक का, ये जो पीरियड होता है इंग्लैंड की हिस्ट्री में, इसको ट्यूडर इंग्लैंड कहते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ, देखो इंग्लैंड हैज बीन रूल्ड बाय किंग्स, राइट, और अलग अलग उनके किंग्स हुए हैं। अब क्या होता था कि एक पर्टिकुलर कोई क्वीन थी, उसका उसका जो किंग था वो ही डाइड, then that queen had some kind of a relationship with some person जो कि वहां पे था। he was not a prince or something, और वो ट्यूडर, उसका सरनेम ट्यूडर था। ओके, तो उससे उसकी शादी वादी हो गई और फिर उनके जो बच्चे हुए वो जो किंग्स बने फिर आगे जाके, तो उसको ट्यूडर, उनका सरनेम ट्यूडर था, तो वो ट्यूडर एरा कहलाती है इंग्लैंड की। ओके, इसके बारे में आप थोड़ा सा गूगल कर सकते हो, यू कैन रीड अ लिटिल बिट अबाउट दिस। तो वो एरा ट्यूडर एरा कहलाती है, विच वाज अ यूनिक एरा। उसके अंदर अपनी एक अलग उनकी बिल्डिंग्स का स्टाइल था। ओके, ट्यूडर आर्किटेक्चर इज अ वेरी फेमस आर्किटेक्चर, सो यू कैन गो ऑन द नेट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये ट्यूडर आर्किटेक्चर क्या है, किस तरह की बिल्डिंग्स को ट्यूडर बिल्डिंग्स कहा जाता है। तो ट्यूडर इंग्लैंड एक एरा का नाम है। ओके, जैसे हमारे यहाँ पे अलग अलग राज्यों, मतलब महाराजाओं के साम्राज्य हुए हैं। ओके, तो और या मुगलों का जैसे राज था, तो उस मुगल एरा बोल सकते हो आप उसको, या फिर एक सर्टन किंग की एरा थी। ओके, डायनेस्टिक एरा थी, पल्लवास थे, चालुक्यास थे। ओके, तो ये सब, तो एक तरह से ये ट्यूडर एरा इज काइंड ऑफ डायनेस्टिक एरा इंग्लैंड के पीरियड में। ओके, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, देखिए ये बताया हुआ है कि उस टाइम पे क्या होता था। तो उस टाइम पे काफी सारे चेंजेस हो रहे थे और स्लोली मूविंग वर्ल्ड थी। मिडीवल, मिडीवल मतलब क्या होता है? मिडीवल एरा क्या होता है कि जो वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है उसमें 500 एडी से लेके और 1500 एडी को मिडीवल एरा बोलते हैं, मिड एजेस बोलते हैं। ओके, इसमें अर्ली, इसको डार्क एजेस भी बोलते थे कुछ 500 से 1000 तक को, लेकिन अर्ली मिड एजेस और मिड एजेस बोलते हैं। ओके, रेनेसां पीरियड इसके बाद में अराउंड दिस टाइम आया। तो अब क्या है कि इस टाइम पे मिडिल ऑफ द सेंचुरी में स्विफ्ट राइज ऑफ कमर्शियल सिविलाइजेशन हुआ, जिसमें कि सारे ट्रेडिशनल लैंडमार्क्स सीम टू बी सबमर्ज्ड। द इशू ओवर व्हिच द स्ट्रगल बिटवीन न्यू इकोनॉमिक मूवमेंट्स एंड स्कीम ऑफ इकोनॉमिक एथिक्स एक्सपाउंडेड बाय चर्चमैन वाज मोस्टली जॉइंट, नॉट वेजेस दैट ऑफ क्रेडिट एट दिस। तो यहाँ पे जो मेजर इशू थे वो वेजेस के नहीं थे, वो इशू थे क्रेडिट के, मनी लेंडिंग के और प्राइस के। द सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी वाज अ प्रॉब्लम which contemporaries describe the word usury। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए, यूजरी। आपने हिंदी में एक शब्द सुना होगा, सूदखोरी। सुना है किसी ने ये? सूदखोर, नो सर। सूदखोर महाजन, ये वर्ड नहीं सुना कभी? नो सर। महाजन सुना है कभी? नहीं सर। महाजन सुना है सर, सूद को। महाजन क्या होता है? सर महाजन लाइक वेरी व्हाट टू से रेप्यूटेटेड, और कोई पर्सनालिटी जिसकी बहुत ही ऊंची हो। नहीं, लेकिन उसका काम क्या होता है? देखो, महाजन उन लोगों को बोलते हैं जो लोगों को मनी देते हैं, लेंड करते हैं। जैसे पुराने जमाने में आप देखेंगे ना कि पुराने जमाने में बैंक नहीं होते थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होती थी, माइक्रो फाइनेंस नहीं होता था,
देखो फाइनेंस की जरूरत तो कोई भी आदमी अगर बिजनेस करेगा या खुद का चलाएगा या फार्मर भी होगा तो सबको फाइनेंस चाहिए, क्रेडिट चाहिए कि नहीं चाहिए कुछ भी करने के लिए? सभी के पास पैसे थोड़ी होते हैं। तो पहले के जमाने में जब फाइनेंस के कोई मीन्स नहीं होते थे तो लोग क्या करते थे कि वहां पे सेठ होते थे, बड़े बड़े सेठ होते थे, उनको महाजन कहते थे। उनका काम था मनी लेंडिंग करना, और वो मनी लेंडिंग बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते थे। ये मतलब एक ग्लोबल फिनोमिना है, लेकिन इंडिया में भी जैसे बहुत ज्यादा था, तो उनको हम कहते थे सूद। सूद मतलब होता है इंटरेस्ट। तो सूदखोरी मतलब चार्जिंग वेरी वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स। सपोज करो आज आपको बहुत पैसे की जरूरत है, और आप जाते हो बैंक में, तो बैंक वाला आपको बता देता है कि यार तुम्हारे पास क्या कोलेटरल है, तुमको क्यों पैसा दूं, तुम लेके भाग जाओ। तो आप जाते हो, पर्सनल लोन देने वाले आते हैं आपके पास, घर में फोन आ जाएगा आपको पर्सनल लोन ले लो इस बैंक से। पर्सनल लोन वाला क्या करता है, वो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज। तो अब अगर आपकी हालत ऐसी है कि पर्सनल लोन वाला भी नहीं दे रहा है, तो आप किसी पर्सनल आदमी के पास जाओगे, यार मैं दूंगा, चलो मैं दूंगा, लेकिन मैं आपसे 25% इंटरेस्ट चार्ज करूँ। बैंक वाला आपसे 7-8% चार्ज करता है, वो आपसे 25% चार्ज करेगा। इसको कहते हैं यूजरी। ओके, यूजोरियस मीन्स, और यूजरी मीन्स चार्जिंग वेरी वेरी हाई इंटरेस्ट। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इस टाइम पे ये हाई इंटरेस्ट रेट वाला जो इशू है यूजरी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब उसको उसका बैकग्राउंड है यहाँ पे, इस तरीके से आपको समझना है इसको। तो इन स्पाइट ऑफ प्रॉपर्टी ट्यूटर इंग्लैंड वाज स्टिल अ डिस्ट्रीब्यूटिव स्टेट। तो यहाँ पे क्या था कि प्रॉपर्टी थी लोगों के पास में, और डिस्ट्रीब्यूटिव, यस लोन शार्क्स, यस यस यू आर राइट, लोन शार्क्स बोलते हैं उसको आज। ठीक है, चाइना भी आजकल बहुत बड़ा लोन शार्क बना। तो इट वाज अ कम्युनिटी इन विच ओनरशिप ऑफ लैंड सिंपल टूल्स वाज नॉट द बैज ऑफ क्लास बट एट्रीब्यूट ऑफ सोसाइटी। तो उस टाइम पे क्या था कि ओनरशिप ऑफ लैंड और ये जो टूल्स थे, ये हर सोसाइटी का एट्रीब्यूट था, ये क्लास नहीं बना। जैसे आज के जमाने में बड़ी ओनरशिप है, जमींदार हुआ, वैसा नहीं था। और टिपिकल वर्कर जो था एक आदमी, वो एक पेजेंट फार्मर था, ट्रेड्समैन था, स्मॉल मास्टर था, ये इस तरह के वर्कर थे। और ये स्मॉल प्रॉपर्टी ओनर्स थे, मतलब सभी लोग वहां पे प्रॉपर्टी ओनर्स हुआ, या फिर कोई ना कोई मटीरियल ओनर्स होता है। जो वेज अर्नर्स थे, ये माइनॉरिटी थे। ओके, जो कि मतलब किसी से जो वेज अर्न करते थे वो बहुत ही कम लोग ऐसे थे। ओके, और नॉर्मली वो सन्स ऑफ पेजेंट्स with the prospect of stepping into a holding of their own were often in strong position vis-a-vis their employer. तो ये क्या कहने की कोशिश करते, देखो ये काउंटर इंट्यूटिव है कि जो ये वेज अर्नर्स होते थे, ये माइनॉरिटी होते थे, लेकिन देवर इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन vis-a-vis their employers। तो इनकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी। क्यों होती थी, अब ये भी समझ में आएगा अभी। द स्पेशल इकोनॉमिक मलीज ऑफ एन एज, मलीज मीन्स डिजीज, इज नेचुरली द ऑब्वर्स ऑफ द स्पेशल क्वालिटी। अब ये यहाँ पे समझना जरूरी है, ऑब्वर्स मतलब क्या होता है। देखो जैसे एक कॉइन होता है ना, कॉइन का एक साइड होता है जिसमें हेड्स होता है, और दूसरा साइड क्या होता है, टेल्स होता है। तो हेड्स वाले साइड को हम ऑब्वर्स कहते हैं, मतलब ऑब्वर्स मतलब साइड, टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। तो इसका मतलब होता है कि काउंटर पार्ट, कि अगर किसी एरा में कोई क्वालिटी होती है तो उसका एक दूसरा साइड भी होता है कॉइन का। ओके, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। तो अगर आप, जैसे हम कहते हैं ना कई बार कि ये एक ही कॉइन के दो अलग अलग से, एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस पर्टिकुलर जो एरा थी, इसमें क्या था कि सभी लोग ओनर्स थे प्रॉपर्टी या किसी चीज के, और सभी लोग खुद का काम करते थे, मतलब देवर सेल्फ एम्प्लॉयड मोस्ट ऑफ द पीपल। तो ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक था, इसका दूसरा साइड क्या था, वो एक इकोनॉमिक मलीज मीन्स एक बेसिकली डिजीज थी। वो डिजीज क्या थी, द ग्रीवेंस विच सप्लाइड फ्यूल टू सोशल एजिटेशन sprang not from exploitation of wage earning proletariat by its employers। तो यहाँ पे ये जो सोशल एजिटेशन इसलिए नहीं था कि वेज अर्निंग जो लोग थे उनसे एम्प्लॉयर्स उनको उनका खून चूस रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, but from the relation to the producer to his landlord, the dealer with whom he bought and sold, and local capitalist to whom he ran into debt। तो ये इस एरा की जो इशू थे वो क्रेडिट क्यों लेके थे, क्योंकि भाई सभी को, क्राफ्ट्समैन मस्ट बाय रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट, गेट एडवांसेस बिफोर हिज वेयर्स आर सोल्ड। अगर आपको कुछ मटेरियल बना के बेचना है तो आपको क्रेडिट चाहिए ना, क्योंकि जब आपका मटेरियल बिकेगा तब आपके पास पैसा आएगा, तो उस टाइम तक आपको फाइनेंस चाहिए। ऑलमोस्ट एवरीवन हैज नीड ऑफ मनी लेंडर हु इज अ मोनोपोलिस्ट, अ मनी मास्टर, कॉर्न मॉन्गर, रिच प्रीस्ट। तो सभी को एक क्या चाहिए, आपको एक मनी लेंडर चाहिए। तो इट इज नॉट सरप्राइजिंग देयर वुड हैव बीन अ पॉपुलर आउटक्राई अगेंस्ट एक्सटॉर्शन। तो लोगों ने काफी इसके अगेंस्ट में हल्ला किया। The doctrine as to the ethics of economic conduct which had been formulated by medieval popes were rehearsed by English divines, not merely as conventional tribute, but because the swift changes of period in commerce had not softened, but the problem conduct for which had been designed। तो ये कह रहा है कि यार देखो, एक इकोनॉमिक कंडक्ट के एथिक्स होते हैं, वो चर्च ने तो बताए थे 16वीं सेंचुरी में। ओके, लेकिन इस टाइम पे क्या हो गया कि ये जो चेंजेस हो रहे थे हमारे
एग्रीकल्चर और कॉमर्स में, इसके कारण जो कंडक्ट की प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जा रही है। ओके, इसलिए इंग्लिश की जो थी 16th सेंचुरी में, जो इंग्लैंड में जो मोनार्की थी, उन्होंने भी इस चीज को काफी ज्यादा फॉर्मुलेट किया। ओके, मतलब बेसिकली दे आल्सो वर ऑफ द व्यू कि ये जो बेसिकली ये एक्सटॉर्शन जो है नहीं होना चाहिए। एक्सटॉर्शन मतलब कि आप जो इतने हाई रेट पे जो इंटरेस्ट देते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। Not only was it against the particular case of covetous moneylender that the preacher and moralist directed their arrows. The essence of medieval scheme of economic ethics has been its insistence on equality in bargaining. A contract is fair when both the parties gain from it equally. तो prohibition of usury, मतलब ये इस तरह की सूदखोरी बंद होनी चाहिए, had been the kernel means center point of its doctrines. Not because the gains of moneylender was the only species, but because in economic conditions they were the most conspicuous species of extortion. एक मिनट जब रुकना, एक सेकंड। अरे ये बात सॉरी। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो इस पर्टिकुलर एरा में बहुत रिक्वायरमेंट आ गई और दे नीडेड टू हैव अ प्रोहिबिशन ऑफ दिस यूजरी, बिकॉज दे वांटेड कि सभी लोगों को इक्वालिटी से ट्रीट किया जाए और इस तरह का जो एक्सटॉर्शन है ये बंद। तो इन रियलिटी अलाइक इन मिडिल एजेस द वर्ड यूजरी हैड नॉट द स्पेशलाइज्ड सेंस दैट इज कैरीज टुडे। लेकिन उस टाइम पे उसको यूजरी जो है, तो एग्जैक्ट वर्ड जो था उसका यूजरी, जो उसका सेंस आज है, वो उस टाइम पे नहीं होता। ओके, इफ द कॉमन मैन वाज आस्क्ड व्हाई यूजरी वाज रॉन्ग, ही वुड कोट फ्रॉम स्क्रिप्चर। अगर किसी से पूछेंगे यार गलत क्यों है, तो वो रिलीजन से उसको रेफर कर देगा। और उससे अगर डेफिनेशन पूछें, तो वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात बोल देगा कि इट्स स्टैंडर्ड डाउटफुल व्हाट यूजरी, वी हैव नो ट्रू डेफिनेशन। तो ट्रू डेफिनेशन नहीं है, तो ये क्या है। सो बेसिकली यहाँ पे ये बताया कि फ्यूडल इंग्लैंड के अंदर किस तरीके से यूजरी जो है उसको उन्होंने एक तरह से एड्रेस करने की कोशिश की, उसको प्रोहिबिट करने की कोशिश की, बिकॉज दे डिड नॉट वांट दीस पीपल टू गेट एक्सटॉर्टेड। ओके, तो ये इस पर्टिकुलर पैसेज का क्रक्स है। सर, ये कॉन्स्पिक्यूअस स्पीशीज मतलब क्या होता है? ये कॉन्स्पिक्यूअस मतलब समथिंग दैट इज वेरी नोटिसेबल। ओके, समथिंग दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। मतलब बेसिकली जो मनी लेंडर जो थे, ओके, ये सबसे ज्यादा कॉन्स्पिक्यूअस थे ना, सबसे ज्यादा नोटिसेबल थे जो एक्सटॉर्शन कर रहे थे। ओके, दे वर द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस स्पीशीज ऑफ एक्सटॉर्शन। मींस एक्सटॉर्शन करने में सबसे ज्यादा माहिर कौन थे? मनी लेंडर थे उस जमाने में। देखो क्या होता है, आज के जमाने में हम बात करें तो जो अमीर लोग गरीबों को एम्प्लॉय करते हैं, वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, अलग अलग लोग तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होता है। लेकिन उस जमाने में कह रहा है कि जो मनी लेंडर थे, वही ऐसे स्पीशीज थे जो कि लोगों को इस तरीके से एक्सटॉर्ट किया करते थे। ओके, बुरी तरह से फ्लीस किया करते थे, ये बोल रहा है। Alright, according to the passage, the reforms in medieval ethical doctrine were required because D. The vast changing scenario had aggravated the problems of conduct. ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वो vast okay, so yes, swift changes. हाँ, first line में Swift changes of period in commerce and agriculture had not softened but accentuated the problems of conduct. ठीक है, so this answer is given in 4th paragraph. ठीक है, from the sentence the special economic malaise of an age is naturally the obverse of its special qualities, we infer that author is referring to the aspect of society where. तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि एक ही कॉइन की जो दो साइड्स हैं, ओके, वो आपको कौन से वाले पर्टिकुलर ऑप्शन से क्लियर होता है। तो सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन एज आर द रिवर्स ऑफ इट्स। तो रिवर्स नहीं है ये, ओके, ऑब्वर्स डज नॉट मीन रिवर्स, ओके, एंड दिस इज जस्ट सिंपली स्टेटिंग इट इन अ सिमिलर मैनर। दिस इज नॉट द आंसर। हमें ये एक एग्जांपल लेके बताना पड़ेगा कि ऑथर किस चीज को रेफर कर रहा है। इंडिपेंडेंस इन वोकेशन एंड डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल असिस्टेंस गो हैंड इन हैंड। तो वो ये वाली सिचुएशन बता रहा है
इंडिपेंडेंस इन वोकेशन मतलब अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड दैट मीन्स यू आर अ ट्रेडर, क्राफ्ट्समैन और यू आर अ पेजेंट फार्मर, तो आपकी डिपेंडेंस है एक्सटर्नल असिस्टेंस पे इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड मनी, ये हैंड इन हैंड जाता है। Okay, that means they are both the sides of the same coin. This is what he is trying to suggest. B is the right answer. सर ये वापस से एक्सप्लेन कर दो कि ए वाला क्यों नहीं होगा, बी वाला कैसे होगा? The special economic malaise of an age is naturally the obverse of its special qualities. We infer that author is referring to that aspect of the society where, तो आपको यहाँ पे क्या उसी चीज को एक दूसरे रिफ्रेस कर देना, पैराफ्रेस करना है क्या? सी ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसने क्या किया? अच्छा, एक बात है कि रिवर्स और ऑब्वर्स क्या दोनों सेम चीज होती है? ऑब्वर्स और रिवर्स ये सेम चीज थोड़ी है यार। ये तो क्या किया उसने कि वही चीज को एक दूसरे फ्रेज में लिख दिया और उसका नाम रिवर्स लिख दिया। हम कहना चाह रहे हैं कि अगर एक कॉइन है उसमें यहाँ पे स्पेशल क्वालिटी है किसी भी पर्टिकुलर एरा की, उसके दूसरे साइड उसके इल इफेक्ट्स भी आएंगे। ओके, जैसे सपोज करो कि मैं आपको बोलता हूँ यार आपको कुछ जबरदस्त एक आई वांट अ हाई पेइंग जॉब, आई वांट अ जॉब दैट पेज मी अ करोड़ इनिशियली, तो उसका ऑब्वर्स क्या है बताइए? वर्कलोड, स्ट्रेस, प्रेशर, डेडलाइंस, चैलेंजेस, पॉलिटिक्स, मतलब वो उसका एसोसिएटेड इल्स हो गए कि नहीं हो गए? इजंट इट? हाँ सर। पुअर वर्क लाइफ बैलेंस, यस करेक्ट। तो ऑब्वर्स मतलब यही कि अगर एक चीज आपको मिल रही है तो उसके साथ साथ उसके एसोसिएटेड दूसरे भी मिले। ठीक है, अब जैसे हमारे सलमान खान भाई है वो शादी नहीं करते, उनके लिए शादी मतलब क्या है, उसका ऑब्वर्स क्या है बताइए? अगर आपने यहाँ पे शादी कर ली तो उसका ऑब्वर्स क्या है? थोड़ा लाइटर वेन में, भाई वो इधर उधर और नहीं जा सकते कहीं। अब उन्होंने अगर कटरीना कैफ से शादी कर ली तो फिर वो इधर उधर किसी को नहीं देखेंगे, है ना? और क्या है कि वो फैमिली मैन बन जाएंगे, फिर वो मतलब अपने ऐसा नहीं कर सकते कि वो जो मन में आया जब करना है कर रहे हैं, जो मन आया वैसे, राइट? ही हैज टू बी अ फैमिली मैन। These are all the obverse, you can say, of that particular trait. So I hope you understand now by these examples. हाँ सर। है ना? तो इसमें वही बता रहा है इंडिपेंडेंस इन वोकेशन, मतलब अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको ये सारी चीजें चाहिए, क्रेडिट वगैरह को। ठीक है, अगर आप नौकरी कर रहे हो किसी यहाँ पे तो फिर आपको क्रेडिट नहीं चाहिए ना, भाई आपको सैलरी मिल रही है, फिर आपको किस बात का क्रेडिट चाहिए? वेज अर्नर को नहीं चाहिए, इसलिए कह रहा है कि वेज अर्नर जो थे वो बेटर पोजीशन में थे compared to those people who had their own land or farm, because they needed credit, and then they needed credit. When they needed credit, then they were exploited by these money lenders because of usurious rates of interest. ये है पूरा passage. Okay, I hope you understand. हाँ सर समझ गया। According to the passage, Tudor England was called a distributive state because most working people owned resources. Okay, ये बोलने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। Tudor was a distributive, still a distributive stage. It was a community in which ownership of land, and this was not a bad but attribute of society. Okay? And the last one, in the Middle Ages, common man could not explain why usury was wrong because इसमें A option है, it had different connotations as it was a statistical. यहाँ पे देखना है कि 15th में D क्यों नहीं होगा? वेरी गुड। देखो यहाँ पे इस पैसेज को आप पढ़िए, इसमें तीन चीजें बताई गई। एक तो ये बताया गया है कि यूसरी जो है ये क्यों गलत है, तो वो स्क्रिप्चर सपोर्ट करेगा। एक बताया गया कि डेफिनेशन क्या है, वो ये बताया, और उसका मतलब, तीन चीजें हैं। तो he could not explain why usury was wrong, why it was wrong, because, ठीक है? तो ये जो है फोर्थ डी, ये तो डेफिनेशन की बात कर रहा है। नहीं सर, इसमें नहीं, 15th क्वेश्चन में, ऊपर वाले में। अच्छा नहीं, पहले मैं ये वाला खत्म करूँ, ठीक है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है? नो सर। ओके, 15th में वेज अर्नर्स वर अ माइनॉरिटी एंड नॉर्मली केप्ट कॉल देमसेल्व्स। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव स्टेट क्यों है वो, क्योंकि लोगों के पास प्रॉपर्टी। ये नहीं है कि वेज अर्नर्स माइनॉरिटी है इसलिए उसको डिस्ट्रीब्यूटिव स्टेट। अगर सपोज करो, एक मिनट, सपोज करो कि 90% लोगों के पास पैसा है, 10% लोगों के पास पैसा नहीं है। अब मैं बोलूं कि व्हाई
this country called a rich company. तो हम ये बोलेंगे कि majority of the people have money, या हम ये बोलेंगे कि very few people have little money? ऐसा थोड़ी बोलेंगे, हम ये बोलेंगे ना because majority of the people have money, इसलिए इसको rich बोलते हैं. ये थोड़ी बोलेंगे कि very few people have little money, इसलिए rich बोलते हैं, ऐसा थोड़ी बोलेंगे. You get the point? हाँ जी sir, okay. है ना? चलो, I think that's about it for this particular AIMCAT, and I hope this session was useful. इसमें हम बातें करते रहेंगे, और भी आपको कोई डाउट है, you can send me individually. Already I had planned only for an hour, but it's already stretched. So thank you so much for being there. Any other specific questions? Okay, so एक question और था. नहीं, I think I have handled. If you have any other question, please send me text or something. Okay, I'll respond. Thank you for joining. Bye. Take care. Thank you, sir. Okay. Bye. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो. सर आपने बोला कि आपने कैसे हैंडल किया आरसी सेक्शन को कि हाँ, आरसी कैसे हैंडल किया. हाँ हाँ, गुड गुड गुड. देखो, आरसी हैंडल करने का तरीका ये है कि जैसे मैंने ये पढ़ना शुरू, Viking warriors spread down from northernmost part like this throughout Europe, people turned down, Viking great began. ये स्टोरी है, तो ये पैसेज करना है आपको. ओके, 2-3 सेंटेंस पढ़ के समझ में आएगा कि तो स्टोरी के फॉर्म में, तो हैंडल हो जाएगा. सेकंड पैसेज देखा हमने, कंप्यूटिंग मशीनरी इंटेलिजेंस, कैन मशीन्स थिंक, एआई. ओके फाइन, दिक्कत नहीं है. तीसरे पे हैकर्स एज अ रूल, वर्ड प्ले, इन्वेंटिव, कॉमन या कंफर्मिटी, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता जा रहा है. स्लैंग फॉर्मेशन, कॉन्शियस प्लेजर, न्यूटेनस एंजॉयमेंट, थोड़ा सा वो है, इसको पढ़ने की थोड़ी सी जरूरत है, इसलिए इसको थर्ड पे करेंगे. मतलब मैं अभी ऑर्डर बना रहा हूँ मेरे दिमाग. फर्स्ट और सेकंड मैंने देखा ये इजी लग रहा है मुझे, पहले करना चाहिए. Then when I read this, thrown on a helpless defensive by changes, slow moving world of agriculture, medieval social theory, okay, commercial civilization, traditional landmark, ये थोड़ा सोशल उसके ऊपर आ गया. सोशल चीजें जो होती है, इस तरह की चीजें होती है, इतनी कॉन्क्रीट नहीं होती. तो जो चीजें डिस्ट्रीब्यूटिव स्टेट, ट्यूडर इंग्लैंड, ये चैलेंजिंग, तो ये हम लास्ट में करेंगे. मतलब बेसिकली ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किस तरीके से आई विल गो अबाउट डिसाइडिंग इन विच ऑर्डर टू हैंडल दिस. तो सिंस द फर्स्ट वन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी, उसको पहले करेंगे. एआई वाला भी ठीक ठाक लग रहा है, उसको सेकंड पे करेंगे, देन थर्ड एंड देन फोर्थ. तो इसमें फॉर्चुनेटली उसने जो ऑर्डर बनाया है उसी ऑर्डर पे हम चलेंगे. कि अदरवाइज हो सकता है कि पहले चौथा करते फिर तीसरे पे आते, ऐसा भी कर सकते. ओके, गुड स्कोर इन मॉक, वेरी गुड. ओके, तो नाउ गुड क्वेश्चन. तो यहाँ पे देखा गया, देखिए कि अगर आपका 37-38 है तो यू गॉट अ 95% राइट. ओके, अब इसमें सी मेरे हिसाब से जो टाइम वाले डिस्टेंस डिक्लेयर करता है ना, उसके बाद डोंट गो बाय दैट, उसमें बहुत ऊपर नीचे होता है वो. तो डोंट गो स्ट्रिक्टली बाय दैट. आई एम जस्ट टेलिंग यू स्ट्रिक्टली बाय दैट. अ गुड डिसेंट स्कोर इन दिस मॉक वुड हैव बीन 30. डिसेंट स्कोर. ओके, वेरी गुड स्कोर 35 प्लस 40 प्लस एक्सीलेंट स्कोर. जिन्होंने भी 40 प्लस किया है, एक्सीलेंट स्कोर. 20 to 30 है तो थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है कहाँ आपने गलतियां की हैं. ओके, 20 से कम है तो थोड़ा सा और ज्यादा आपको देखने की जरूरत है. 25 to 30 आई वुड से इज अ रीजनेबल अटेम्प्ट फॉर, बिकॉज ये शुरू में है इसलिए. ओके, ऑलराइट. सर आप ऐसे मॉक्स और थोड़े शेयर कर सकते हो क्या, अगर बाद में ऐसा आया तो? इन द सेंस, मतलब एज वी गो अलोंग. आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, प्लीज रिपीट. ये सर, आपने जैसे ये मॉक शेयर किया ना, तो आप ऐसा फ्यूचर में भी ऐसे मॉक शेयर कर सकते हो क्या? हाँ, ऐसे करूंगा मैं. एवरी हाँ, मॉक दैट विल कम आई शेयर. या थैंक यू सर. हाँ, दैट इज व्हाट आई डू. ठीक है. ओके, एक क्वेश्चन आ गया. व्हेन आई एम अटेम्प्टिंग अ मॉक, आई यूजुअली मैनेज टू अटेम्प्ट 2 एंड अ कपल ऑफ समरी. हाउ डू आई इंक्रीज माय स्पीड? ओके, ठीक है. देखो, ये प्रैक्टिस से होगा. ओके, दिस विल हैपन विद प्रैक्टिस. और आपको अगर जैसे कुछ भी स्पेसिफिक बात करनी है तो यू हैव माय नंबर. आई कीप लीविंग द नंबर ऑफ द चैनल. यू कैन पिंग मी. ओके, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन टेक्स्ट. सो आई विल डेफिनेटली क्लैरिफाई योर क्वेश्चंस, या आपको जो भी है आई विल बी एबल टू डू दैट. ठीक है, आज हमारा थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, तो इसलिए आई एम टेकिंग योर लीव. प्लीज कनेक्ट टू मी ऑन अ 1-to-1. आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर क्वेरीज. ओके, थैंक यू. बाय बाय. Thank you, sir. Thank you.